जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकाय। आज जो बोलने आए हैं वो आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। हो सकता है जो बोलने आए हैं वो बाद में सुनने को उपलब्ध न हो। और जो बोलने आए हैं मेरी जानकारी में 1947 के बाद अभी तक किसी ने सार्वजनिक रूप से नहीं कहा है, लेकिन हम कहेंगे। और बहुत से विषयों पर कहने की इच्छा थी। भरत तिवारी, राम मंदिर, पेपर लीक, इथेनॉल, 50 मुद्दे हैं देश में। और ये मुद्दे ऐसे हैं जो सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, धार्मिक भी हैं। और देश में रहने वाला जो भी समाज का, राजनीति का, धर्म का व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर पर बोलो। धीरेन्द्र से बुलवाओ ने भाई, हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं। तब भी हम बोल रहे थे जब ये लोग नेताओं के अंडकोश सहलाने में लगे हुए थे, तब भी हम बोलते थे। जिस समय शंकराचार्यों को हिंदू द्रोही कहकर गालियां दी जा रही थी क्योंकि वो भाजपाई नहीं थे, उस समय भी हमने धर्म का पक्ष रखा और शंकराचार्यों की ओर आती हुई गालियों को अपनी ओर मोड़ा। यह अलग बात है कि आज उन्हीं शंकराचार्यों के चेलों ने हम पर मुकदमा कराया हुआ है, लेकिन उन लोगों पर मुकदमा नहीं करवा सके जिन लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर इतना बड़ा प्रपंच किया। ठीक। सरकार क्या करती है, जो लोग मृच्छराज श्रृंखला देखे होंगे वो अच्छे से समझेंगे और जो नहीं देखे होंगे वो देखकर समझ जाएंगे। आगे भी उस श्रृंखला में कई अनुभाग आएंगे। सरकार क्या करती है, आपके मन में एक भरोसे को जन्म देगी कि हम तुम्हारे लिए हैं। वी आर फॉर द पीपल, फॉर हुम द डेमोक्रेसी एग्जिस्ट, फॉर द पीपल। लेकिन ऐसा है नहीं, वो स्वयं के लिए हैं। आप उनके लिए लैब रेट्स हैं, आप उनके लिए परीक्षण होने का एक माध्यम है। आपके ऊपर परीक्षण, कभी इथेनॉल के नाम पर, कभी कोविड वैक्सीन के नाम पर, कभी अलग अलग टीकाओं के नाम पर, कभी कुछ भी, जिससे नेता और उससे संबंधित उद्योगपतियों के हितों को लाभ हो। और जो एक संस्था इस प्रकार के कुचक्रों पर रोक लगा सकती थी, न्यायपालिका, उस न्यायपालिका में बैठे जज इतने बड़े नालायक हैं कि उनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए और इस प्री रिटायरमेंट स्थिति में भी अपने ऐशो आराम अय्यासी के लिए जितना पैसा चाहिए या जो जैसे पद चाहिए, जैसा प्रमोशन चाहिए, उस महत्वाकांक्षा में लैविशिंग लाइफ के लिए रोज भारतीय जनता के सम्मान और अधिकारों का गला घोंट रहे हैं जज। अब कुछ जज ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में एक प्रतिष्ठा को अर्जित करते हैं अपने अच्छे व्यवहार के कारण, लेकिन उनकी संख्या बड़ी कम है। जैसा कि मैं सुनता हूं, मैं देखा तो नहीं, सुनता हूं, जस्टिस कृष्ण नैयर के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में थे, तो उनके विषय में उनके जो निकटवर्ती लोग या उनके कार्य को जो जानते हैं ऐसे लोग उनकी जो प्रशंसा करते हैं, लगता है कि हाँ, ऐसे व्यक्ति न्यायपालिका की शोभा को या न्यायपालिका के प्रति समाज के विश्वास को बढ़ा सकते हैं। या व्यक्तिगत रूप से मैं एक ऐसे जज से मिला, वो सीबीआई वाली पैनल में भी थे, लालू यादव वाले मुद्दे पर, स्वर्ण शंकर प्रसाद, जो अब रिटायर हो गए। तो एक बार मैं उनकी कोर्ट में बैठा हुआ था, बहुत पहले की बात है, उनकी रिटायरमेंट से पहले की बात है। और एक बहुत बड़े वकील का भांजा, नया नया वकील बना था, शायद विदेश से भी कहीं से पढ़ के आया था, केवल अरिस्टोक्रेट ही बोल रहा था वो। तो उसने 15-20 मिनट खूब अपनी दलीलें दी, मतलब वो मैनिपुलेशन कर रहा था फैक्ट्स को। तो जज साहब ने कहा कि, हिंदी में ही कहा, वो वकील का जो भी नाम था, कि आप तो उनके भांजे हैं ना, आपके मामा तो बड़े नामी वकील हैं और आप भी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन
वकील सबूतों को जैसे पेश करते हैं, अगर केवल उसी बात के आधार पर हम लोग जजमेंट देने लगे तो कभी जस्टिस नहीं कर पाएंगे, मैंने न्याय नहीं कर पाएंगे, जस्टिस दे नहीं पाएंगे। मैंने जजमेंट अलग है, जस्टिस अलग है। ये वो कहना चाहते थे कि सबूतों को जो पेश किया जाता है, सबूतों को जो प्रोड्यूस या प्रेजेंट किया जाता है, वो कई बार इस प्रकार से फ्रेम किया जाता है कि है कुछ और बताया कुछ और जाता है, आप सब जानते हैं। तो उन्होंने वही कहा कि ये जो बेंच है, इस बेंच की अनुपस्थिति में, मतलब पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं ये भी हम जानते हैं, और इसके डेकोरम को वापस लाने के लिए मुझे 10 साल लगे हैं। आपके एक सबूत को आपके नज़रिए से देखने के कारण, चूंकि आप बड़े वकील हैं, तो हम इस बेंच के डेकोरम को और जनता के इसके प्रति ट्रस्ट को दांव पर नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके इसकी मर्यादा को वापस स्थापित किया है। ये उनके शब्द थे। बाद में कोर्ट ओवर होती थी तो एक दो बार वो हमको चैम्बर में बुलाए थे, कुछ ज्योतिषीय विषयों में उनकी रुचि होती थी, तो कुछ ऐसे ज्योतिषीय परिचर्चा के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर जज बुरा है, लेकिन अगर 100 में 99 बुरे हैं तो एज एन इंस्टीट्यूशन आप देश पर एक कलंक हैं। आप देश का गौरव या उसकी कीर्ति नहीं बढ़ा रहे हैं, आप देश पर एक बोझ हैं। ये आप सक्सेस रेट जो दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ 100 जजों की बहाली है, और 100 भी मैं बहुत अधिक बोल रहा हूँ, 1000 में से अगर एक जज आपका सही है तो मतलब आप सही नहीं हैं। फिर पुलिस में भी वही हाल है। कोई पुलिसकर्मी कदाचित किसी निजी संस्कार के वशीभूत होकर दया, उदारता, सौहार्द आदि सद्गुणों से युक्त हो जावे, उससे तुम्हारा जो संस्थान है वो लतखोरी छोड़ दिया है, ऐसा आप नहीं कह सकते। है राम मंदिर की बात रही, जब हम या अन्य मान्य शंकराचार्य आदि सतर्क किया करते थे, एक तो राम मंदिर के लिए जो लड़े उनको वहां कुछ मिला नहीं, हालांकि वो कुछ चाहिए इसके लिए नहीं लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदारी उनको दी जाती या उस जिम्मेदारी को वो अच्छे से निभा सकते थे, वो न देकर उनके हाथों से जीत के बाद छीन लिया गया विषय। 5 एकड़ मस्जिद की तो बात भी नहीं होती, वो साइलेंट स्लीपर सेल अपना लगा हुआ है काम में। जितने लोगों ने दान दिया है उनको रसीदें भी ठीक से प्राप्त नहीं हुई, ऐसी बातें समाचार में मिल रही हैं। और अब एक नया शिगुफा सुनो कि दिए हुए दान का हिसाब नहीं लिया जाता। तो अरे गधों, दान कहते किसको हैं और दान लेने का अधिकारी कौन है, इस पर भी चिंतन करोगे। दान क्यों दिया गया और दिए गए दान को लिया किसने और किस अधिकार से, और फिर उसका विनियोग, उसका प्रयोग किस कार्य में किया गया, ये पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। और अगर नहीं पूछा जाना चाहिए, पीएम केयर्स फंड में जनता ने दिया, दान में नहीं कहूंगा लेकिन दिया, या जनता ने नहीं दिया तो सरकार ने ले लिया। पीएम केयर्स फंड में सत्यमेव जयते वाला जो अशोक स्तंभ वाला सिंह वाला जो लोगो है वो छपा हुआ है, पीएम शब्द लगा हुआ है, लेकिन वो प्राइवेट एंटिटी के रूप में बताई जाती है, आरटीआई के दायरे से बाहर। अब बताओ कि हम सरकार को अपनी जानकारी क्यों दें। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया भी अगर आईटीआर में डिफ्लेक्ट हो जावे तो आप पर पेनल्टी लग जाती है। यहाँ हजारों करोड़ों का ये पैसा गबन करके बैठे हैं, तो वो पैसा जो गबन हुआ वो पैसा क्या जनता नहीं मांग सकती हिसाब, और अगर जनता को हिसाब नहीं देना था तो जनता से तुम पैसा लेते भी नहीं। यही राम मंदिर के मामले में भी कहते हैं कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता, बीसीसीआई आरटीआई के दायरे में नहीं आती, राम मंदिर आरटीआई के दायरे में नहीं आता। और आरटीआई के दायरे में जो संस्थान पहले से आते हैं, अगर उसका भी आप कुछ विवरण मांगना चाहें तो अब तो कह दिया कि इतने ही शब्दों में कहो। पोस्टल चार्ज जो लगता था टिकट, उसमें जो चार्ज थे उसके पोस्टल ऑर्डर का, उसको भी शायद 3 गुना 4 गुना कर दिया, वर्ड लिमिट कर दिया 150 शब्दों में या अक्षरों में, कुछ ऐसा कहो। और उसके बाद भी आपको संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिलेगा, कह दिया जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। राम मंदिर का चंदा हिंदू दिया है और हिंदू अगर उसका हिसाब मांग रहा है तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कौन सा समझौता हो जा रहा है। और ये हाल देखो इन गधों का, धीरेन्द्र शास्त्री का मैं नाम लूंगा, भला इसी में है कि चुप रहो वरना निपटा दिए जाओगे। ऐसे लड़ोगे तुम मुसलमानों से, और तुम क्या लड़ोगे मुसलमानों से, तुम तो अबू अब्दुल्ला के पैसे से दुबई अय्याशी करने जाते हो, पुंडरीक गोस्वामी जाता है, और भी न जाने कितने कथित धर्म गुरु, गुरु माता सब जाते हैं। राजेश्वराश्रम, राजराजेश्वर क्या नाम है उसका, राजेश्वराश्रम तो हरिद्वार वाला है ना, एक नकली शंकराचार्य पीठ बनाकर वो भी वहां घूम रहा है। ये लंदन वाला जो ले गया था इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट, धीरेन्द्र को, राजराजेश्वर ही नाम है शायद। आओ कुंभ में देखो कितनी विदेशी लड़कियां उसकी सेवा में रहती हैं, क्या अय्याशी चल रही होती है। इसका देख लो ना, इसका परमार्थ निकेतन वालों का शिविर देख लो, क्या सिक्योरिटी है, क्या
भोग विलास की सामग्रियां हैं, सन्यासी हैं, त्यागी हैं, वैरागी हैं, महामंडलेश्वर हैं। तो और ऐसा नहीं है कि अभी कोई घोटाला सामने आया है। लोग कहेंगे कांग्रेस घोटाला नहीं करती क्या? सुनो, ऐसी बात है, भारत में न कोई भाजपा है, न कोई कांग्रेस है, न कोई सपा है, न कोई डीएमके है, न कोई तृणमूल है। भारत में एक ही चुनाव होता है, समान लोग चुनाव लड़ते हैं, अलग अलग चुनाव चिन्ह है, अलग अलग पार्टियां नहीं हैं। तुम उसको ये मत सोचो कि पार्टियां अलग अलग हैं या सिद्धांत अलग अलग हैं। जो अंबेडकर के चरणों में भाजपा सो रही है, वही अंबेडकर के चरणों में सपा सो रही है, वही अंबेडकर के चरणों में ममता सो रही है, वही अंबेडकर के चरणों में स्टालिन सो रहा है, वही अंबेडकर के चरणों में उद्धव ठाकरे सो रहा है, वही अंबेडकर के चरणों में केजरीवाल सो रहा है, वही अंबेडकर के चरणों में राहुल गांधी सो रहा है। तो यहाँ क्या अलग हो गया जी तुम्हारा? जो बिल ये लाता है उस बिल को ओपोजिशन में रहने पर ये ओपोज करेगा, वही अगर सत्ता में आ जाए तो उसी बिल को पास करेगा। तो ये क्या तुम्हारा सिद्धांत गया जी? और अगर इतना ही सिद्धांत बल है तो दूसरे की पार्टी के नेताओं को अपने यहां लेना बंद करो। लेकिन ये तो होगा नहीं। यहां तक कि भगवान श्री रामचंद्र जी को गाली देने वाले, भगवती सीता को गाली देने वाले, हनुमान जी को गाली देने वाले तुम्हारी पार्टी में आ जाते हैं। और गाली देने वाले छोड़ो, तुम्हारा जो पीएम है नरेंद्र मोदी, वो स्वयं पतंग के समान हनुमान जी को उड़ा रहा है, तब हिंदू भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। हर हर महादेव के स्थान पर हर हर मोदी का नारा लगाया जा। अल्लाह अकबर के जगह मोदी हो अकबर का नारा लगाओगे? कभी नहीं लगाओगे, क्योंकि तुम मुसलमान हो। और मुसलमान कितना भी नीचे गिरेगा, हिंदू जितना नीचे नहीं गिरेगा कि अपने धर्म को धोखा दे। मैं कहता हूं धर्म को धोखा देना हिंदू की ही प्रतिभा हो सकती है। ये मुसलमान और ईसाई के पास ये प्रतिभा ही नहीं है कि महादेव को मोदी शब्द से स्थापित कर दे। अब जो लोग ये कहते हैं क्या कांग्रेस के समय घोटाले नहीं होते? तो बिल्कुल होते थे। तो उन घोटालों में कितनों को सजा तुमने दिलवाई और क्यों नहीं दिलवाई? या उन घोटालों के आरोप जिन पर लगते थे और स्वयं मोदी, योगी, अमित शाह जैसे बड़े कैडर के नेताओं ने अपने खुले सार्वजनिक भाषणों में जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर या तो गठबंधन करके या तो उनको अपनी पार्टी में लेकर सरकार क्यों चला रहे हैं? जिन नेताओं को तुम आज गाली देते हो, कल तुम्हारी पार्टी में आ जाता है, तुम उसके लिए दरी बिछाने लगते हो और तुमको लगता है भारत में बहुत अधिक पार्टियां हैं और हमारी वाली पार्टी सबसे अच्छी। मैं सबके लिए कहूंगा, भारत में चुनाव होते हैं अलग अलग चुनाव चिन्हों के बैनर तले, और उसमें जिस चुनावी चिन्ह को तात्कालिक रूप से, यह भी नहीं कह रहा हूं कि प्रामाणिक रूप से, तात्कालिक रूप से अधिक समर्थन मिलता दिख जाता है, सारे लोग उसी चुनाव चिन्ह के बैनर तले आ जाते हैं। ये है। हाँ, अलग बात है बाद में 4000 ईवीएम जलकर खाक हो जाए 8वें तल्ले से, भले दूसरे तल्ले पर आग लगी हो, ठीक है। लेकिन बात ये कहने का है विषय कि चुनाव चिन्ह अलग अलग हैं, उन्हीं चुनाव चिन्हों के अलग अलग वैभिन्य के आधार पर अलग अलग लोग चुनाव लड़ते हैं। अगर वो उस चुनाव चिन्ह के तहत चुनाव जीत गए तो वेल एंड गुड, और अगर न जीत सके तो जो भी चुनाव चिन्ह उसमें ट्रेंड में चल रहा होगा, जैसे कि फिलहाल कमल, उसमें सब जाकर घुस जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कल को कमल डाउन होगा और हाथ पंजा छाप ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? तो यही लोग फिर हाथ पंजा छाप में चले जाएंगे, कह देंगे भाजपा ने हम पर काला जादू वशीकरण करा दिया था, हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई इसलिए वहां चले गए थे, अब हम घर वापसी करते हैं, बैक टू पवेलियन आते हैं। ये है भारत का सड़ा हुआ सच। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा वाले कह रहे हैं कि हम तो बहुत पहले से जानते थे 2021-22 में कि राम मंदिर में घोटाला हो रहा है, इसलिए हम कभी दर्शन करने नहीं गए। देखो ब्रजभूषण सिंह ने क्या कहा, ये दबदबा है तुम्हारा? अरे तुम क्षत्रिय हो कि क्षत्रिय कुल कलंक हो? कम से कम कहते कि हाँ ये गलत है, और जब पता चला तब कहते गलत है। जैसे तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे सही थे, गलत थे, लेकिन तुमने अपना पक्ष रखा, तो तुम्हारे अंदर इतना साहस और होना चाहिए था कि राम मंदिर के मामले में कहते कि हाँ ये गलत हो रहा है। तो डर है, क्षत्रिय को प्राण का भय होने लगा, हनुमान जी की कृपा प्राप्त लोगों को प्राण भय होने लगा कि निपटा दिए जाएंगे। तो ऐसे गुंडों को प्रोत्साहित किया किसने? आज राजेंद्र दास जिंदा हैं कि समाधि ले लिए मलुक पीठाधीश्वर, जो कह रहे थे कि भाजपा को वोट नहीं देने वाला देशद्रोही होता है, राक्षस होता है, कि मलुक पीठ में भी हिस्सा गया है राम मंदिर वाला। योगी आदित्यनाथ की तुलना विक्रमादित्य से करने वाले स्वामी राघवाचार्य जी ये बतावे कि उनके मठ में भी गया है क्या हिस्सा? हालांकि अभी मैं 10-15 दिन पहले उन्हीं के साथ था, लेकिन मैं जब प्रश्न करूंगा तो सबसे प्रश्न करूंगा कि आप अयोध्या में हैं, आप कोई सार्वजनिक विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आदित्यनाथ ने तो मीराबाई की तुलना और ये लक्ष्मीबाई की तुलना कंगना रणावत से कर दी, मतलब इसकी तुलना उन लोगों से कर दी कि मीराबाई जैसी भक्ति, लक्ष्मीबाई जैसी शक्ति और देशभक्ति कंगना रणावत में है। अंडरवियर पहन के नाच रही बीफ खा के कंगना तुम्हारे अंगना, लेकिन तुमको उसमें मीराबाई और लक्ष्मीबाई दिख जाए, तुम्हारी बुद्धि का क्या स्तर है ये बताओ?
सुप्रिया श्रीनेत ने राम जी को इमाम हिंद कह दिया तो चिदम्बरानंद भड़क गया। वही इमाम हिंद राघवानंद और राघवाचार्य नहीं, वो अयोध्या वाले नहीं, राघवानंद आरएसएस वाले, और ये मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार कहते रहे कि अन्य लोग राम जी को इमाम हिंद भी मानते। तो अन्य लोग नहीं मानते, आरएसएस ही मानता है, तभी इंद्रेश कुमार जो है बार बार इमाम हिंद कहता है राम जी को। अन्य लोग क्या मानेंगे? और अन्य लोग जो मानते हैं, तुम उन्हीं के सामूहिक परिश्रम से जन्मे हो, उन्हीं की सामूहिक मेहनत का फल है तुम्हारा जन्म। डीएनए मिलाकर देख लो, सेम डीएनए निकलेगा, सेम डीएनए की बात तुम ही करते हो सकता है समलैंगिक पैदाइश भी हो गई हो, हंस डिंबक को समलैंगिक मानते हो तुम, तो मतलब तुम भी रहे होगे, जबकि शास्त्र तो उनको ऐसा नहीं मानता। और माधव तो कह ही चुका है कि गोमांस खाना, मनमोहन वैद्य कह ही चुका है आरएसएस वाला कि गोमांस खाना तो लाइफ स्टाइल का मामला है, इसमें धर्म क्या है। और जो विवेकानंद ये मानता था कि वैदिक काल में कोई हिंदू जो है गोमांस खाए बिना नहीं रह सकता था, और जो ईसा मसीह की पूजा आज भी रामकृष्ण मिशन में होती है, उसको तुम हिंदुओं का आदर्श और वेदांती और सन्यासी मानते हो, युवाओं का आदर्श मानते हो। ये स्थिति है इस देश की कि कुकर्मियों को महापुरुष बताया गया। तुम सोचो, जो मनोरोगी, मैं इसको मनोरोग ही मानूंगा, अगर कोई व्यक्ति 60-65 साल की उम्र में अपनी पोती की उम्र की युवतियों के साथ नंगा सो रहा हो तो उसको मैं पागल मानूंगा, महात्मा नहीं मानूंगा। उसको महात्मा मानने वाले लोग प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, सीजीआई हो सकते हैं, लेकिन ग्रहाचार्य नहीं हो सकते। ऐसे मोहनदास करमचंद गांधी को, जो इतना सेक्स मैनियक था कि वो अपनी पोती की उम्र की महिलाओं, मतलब युवतियों के साथ नंगा सो रहा और उसको ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहा और उसको एक्सेप्ट कर रहा है पब्लिकली, उसको तुम राष्ट्रपिता बनाए हो तो राष्ट्र विश्वविद्यालय बनेगा कि विश्वगुरु बनेगा, ये बताओ। तो जो कुकर्मी, अच्छा बताओ, आज अगर मैं भारत के विरुद्ध को षड्यंत्र करके भारत के लोगों को मजबूर करूं कि तुम अपने दुश्मन देश को पैसा दो, तो मुझे देशद्रोही कहा जाएगा कि देशभक्त कहा जाएगा? 55 करोड़ वाले मामले मंथन पर बैठ गया था गांधी। जो देशद्रोह कर रहा है, जो मनोरोगी है, उस व्यक्ति को तुम राष्ट्रपिता बनाए हुए हो, राष्ट्रद्रोहियों को तुम आदर्श बनाए हुए हो, ये देश किस दिशा में जा रहा है तुम सोचो। और अगर तुम कहो तुम राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हो, तो हाँ, हम अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो सम्मान का पात्र नहीं है। और हमारा धर्म कहता है कि सम्मान उसी का करो जो सम्मान का पात्र हो, किसी का भी सम्मान मत कर दो, अन्यथा सम्मान का अपना कोई सम्मान बचेगा नहीं। जैसे कि नरेंद्र मोदी कहीं भी जाता है उसको सम्मान मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो सम्मान उसके लिए प्रोड्यूस करके फिर उसको दिया जाता है कि भैया तुम सम्मान लो, तो ऐसे सम्मान का कोई महत्व नहीं बचता है। अब जैसा कि हमने बताया, अच्छा राम मंदिर के मामले में देखो, महिपाल सिंह का इंटरव्यू देखे हो? अभिषेक उपाध्याय के साथ, शायद यूट्यूब पर होगा या हटा दिया मुझे नहीं पता, 21-22 का इंटरव्यू है, आज से 4-5 साल पहले उसने कहा था। तब क्या किया गया? उस व्यक्ति को वहां से हटा दिया गया कि नहीं, तुम जो है सो अफवाह उड़ा रहे हो, तुम रामद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो। और फिर चंपत राय और क्या मिश्रा जो है, नृपेंद्र, अनिल, ये सब वहां पर अपना एजेंट बैठा दिए। तो जो पहले से सतर्क कर रहे थे, क्या तुमने उनकी बात सुनी? तो इसीलिए राम मंदिर मामले में हम क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? सबसे बड़ी बात है क्या बोलेंगे, नहीं क्यों बोलेंगे। तुम्हें हम क्यों इस विषय में सतर्क करें? क्योंकि तुम जो अंधे उस समय मेरी बात नहीं मान रहे थे। अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ, बहुत सही हो रहा। अभी बद्रीनाथ का मामला आएगा, कामाख्या का मामला आएगा, अभी काशी विश्वनाथ का घोटाला तो खुलना बचा हुआ है, तिरुपति का बचा हुआ है, बहुत जगह बहुत कुछ बातें हैं। लेकिन क्या है, नेताओं के अंडकोश सहलाने से जिनको फुर्सत नहीं, ऐसे लोग जगत गुरु बने हुए हैं, महामंडलेश्वर बने हुए हैं, पीठाधीश्वर बने हुए हैं। और मान्य गद्दियों का न बन सके तो एक स्वतंत्र अपना कि हमहू शंकराचार्य, हमहू रामानुजाचार्य, हमहू निम्बार्काचार्य, हमहू रामानंदाचार्य, ऐसे करते हुए अपना कर दी। अब जानकी आचार्य और रामाचार्य बना रहा था आरएसएस, इंद्रेश कुमार, नया नया। अब इसमें होता क्या है सुनो, देश में मुन्ना भैया बहुत अच्छी बात कहे थे कि सर लॉ का तो एल लगा हुआ है, और लगा हुआ है क्योंकि लॉ मान कौन रहा है। भरत तिवारी मामले में आप देखिए, उसकी जो हत्या हुई, एनकाउंटर तो मैं कहता नहीं, मैं तो मर्डर कहता हूं, तो हत्या जो हुई उसकी, उस व्यक्ति के विषय में जो बातें पब्लिक डोमेन में सामने आ रही हैं कि उसने अपनी समाज में तो जाते ही नहीं, मतलब जिस जगह वो रह रहा है वहाँ की जो लोकेलिटी है उसके उत्थान के लिए उसको एक अच्छी सुविधा मिल सके, एक सुरक्षित जीवन मिल सके, मूलभूत सुविधा, वो भी नहीं कि महल ठोक दो, मूलभूत सुविधाएं उसको ठीक से मिल सके, इसके लिए उस सिस्टम से लड़ा, पहले समझाया, ना समझी बात तो लड़ा, और लड़ने के बाद भी कोऑपरेट कर रहा था, सरेंडर करके उसको मारा गया। मतलब ये है कि कानून का पालन पुलिस कर नहीं रही, तो हम ठेकेदारी उठाए हैं, जज कर नहीं रहा। जसवंत वर्मा को देख लो, सूर्यकांत को देख लो ना, सीजे बना। आज मैं एक लेटर भेजा हूं सूर्यकांत को, क्या लेटर में लिखा है वो मैं पब्लिकली पोस्ट कर दूंगा।
यही सूर्यकांत चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था नूपुर शर्मा प्रकरण में कि मुसलमानों को तुमने भड़काया है। मतलब सार ये था कि देश में जो दंगे और ये सब अव्यवस्था फैले वो नूपुर शर्मा कारण फैले। इस्लाम का उन्माद नहीं है अव्यवस्था का जिम्मेदार, नूपुर शर्मा का डिफेंसिव जो बयान है वो जिम्मेदार है। ये बुद्धि है सूर्यकांत की। और सूर्यकांत जब ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करता है सीजीआई के पोस्ट पर बैठकर, तो गाली वो नहीं सुनता, गाली हम लोग सुनते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से वो लड़का ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया सूर्यकांत। तो गाली हम लोग सुनते हैं कि तो ब्राह्मण बनिया कोट है, तो देखो सवर्णों ने हमेशा अत्याचार किया, तो देखो दलितों को दबाया जा रहा है, गलती करे वो मलाई खाए वो गाली सुने हम लोग। तो सूर्यकांत के पापों का घड़ा भर जाए तो ठीकरा हमारे माथे पर क्यों फोड़ा जाता है? और अगर तुम इतना ही कानून मानते हो तो जब जूरी को लाने की बात होती है, विदेश में जो कानून चल रहे हैं तुम तो उसी के 14 हो, तो जब उसी को मानना है तो भैया वहां से ठीक से ले आओ ना। तो जूरी को जब लाने की बात होगी, कॉलेजियम को हटाने की बात होगी, या और किसी प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम इत्यादि की बात होगी जुडिशरी में, तो कहेंगे नहीं नहीं गलत है। तो कानून पार्लियामेंट के द्वारा जो लाया जाता है उसको तुम कहते हो कि नहीं ये तो हम नहीं लागू होने देंगे, और तुम जिस बात को लागू करना चाहते हो उसको पार्लियामेंट कहती है। FCRA में जब कांग्रेस और भाजपा दोनों फंसे तो कानून ही बदल दिया भाजपा ने। अरे भैया कानून तुमने बाद में बदला, दिल्ली हाईकोर्ट वाला मामला याद कीजिएगा, कानून तुमने बाद में बदला। जिस समय तुमने क्राइम किया उस समय तो कानून दूसरा था ना, उसके आधार पर तो सजा मिलेगी। तो मतलब जब केस हार गए और कोर्ट ने तुम्हारे विरुद्ध फैसला दिया तो कानून बदल के अपने अनुकूल कर लो, और कोर्ट को लगे कि ये कानून हमें नुकसान पहुंचाएगा तो कानून को मानने से मना कर दो, असंवैधानिक कर दो। तो जनता को भी चाहिए कि वो भी अपने कंफर्ट और ईज के अनुसार कानून को चुने, क्योंकि पुलिस तो अपने ईज और कंफर्ट के अनुसार कानून चुन रही है, जुडिशरी भी वही कर रही है, लेजिस्लेचर भी वही कर रहा है। तो फिर हमें ठेका लिए हैं तुम्हारे इस काल्पनिक कानून को ढोने का कि आला हुजूर। अच्छा, वो भी करने के बाद अगर तुम सही समय पर सही तरीके से न्याय दे पाओ तो एक मजा आवे कानून का पालन करने में। चलो तुम रहो हरामखोर, लेकिन कम से कम काम अपना ठीक से करो, पैसा भले कमाओ, लेकिन वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। तो भैया कानून हम क्यों माने? प्रश्न ये उठता है कि जिसको तुम कानून कहते हो, और अगर कानून इतना ही प्रभावी तो क्या बिगाड़ लिया तुमने जसवंत वर्मा का भाई? क्या बिगाड़ लिया तुमने कलमाड़ी का? क्या बिगाड़ लिया तुमने केजरीवाल का? क्या बिगाड़ लिया तुमने अमित शाह का? लोया तो मर गया, तुमने क्या बिगाड़ लिया? क्या बिगाड़ लिया तुमने चंपा विश्वास कांड में लालू यादव के लोगों का? क्या बिगाड़ लिया? क्यों नहीं बिगाड़ पाए? क्योंकि उनकी मेंटेलिटी थी कि तुम कुछ नहीं हो, और अगर वो मेंटेलिटी हमारी बन जाए तो सच में तुम हमारे लिए भी कुछ नहीं रहोगे। कानून का पालन वही करते हैं जिनके पास दो चीज नहीं होती, जज को खरीदने भर पैसा या जज को पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देने भर रिसोर्सेज। इसके अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन कानून का पालन जो है कर रहा है तो वो बेवकूफ मूर्ख है, उसको सिस्टम नहीं पता है। और ये लोग भी कानून का पालन कैसे करते हैं? कानून इनके अनुसार होना चाहिए, ये कानून के अनुसार नहीं होता। अगर इनको लगेगा कि कानून के पालन करने में मुझे दिक्कत है, कानून बदल दिया जाएगा, साइन ही तो करना है। अगर कोई जज अडानी के खिलाफ फैसला दे तो उसका ट्रांसफर हो जाता है, और लाखों लोग जिस बात से पर्यावरण और आजीविका के रूप में प्रभावित हों उसमें हाईकोर्ट कह देता है कि नहीं नहीं भैया तो डेवलपमेंट रुक जाएगा, हम इस पर नहीं कुछ कहेंगे, आदेश इसके खिलाफ नहीं दे सकते। जिसके बारे में पता है कि तुमको मिजोरम वाला हाल देखो, जहाँ सोनम रघुवंशी वाला मामला, जिसके बारे में पता है कि वो क्रिमिनल है, मर्डर हो चुका है, तो फिर भी जमानत, क्योंकि पुलिस ने गलत धारा लगा दी। तो उस पुलिस को पुलिस क्यों रहने दी हो? हटाओ उसको वहां से, और तुम धारा इंप्लीमेंट करो कि ये सही धारा ये लगेगी, ये मर्डर की इसमें ये धारा लगेगी। पुलिस को भले नहीं पता, हमको कानून पता है तो हम कानून बताएंगे। तो वहां आ जाएगा एक झुंझुना प्रोसीजर, आदमी मर जावे इसका प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। लेकिन ये प्रोसीजर खुद जुडिशरी पर लागू नहीं होगा, ये प्रोसीजर खुद इस पर लागू नहीं होगा, जो चुनाव आयोग है उस पर लागू नहीं होगा। ये प्रोसीजर अभी बंगाल में लागू नहीं होगा, जहां पर बिल लाया जा रहा है कि साल भर के लिए जेल में डाल दो बिना किसी सबूत और बिना किसी के संदेह के आधार पर। और लोग मूर्ख हिंदू ये सोच रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ लाया जाएगा। इस देश की सरकार एक कानून बता दो जो मुसलमान के खिलाफ लाई हो। अरे मूर्खों, वो सवर्णों को ही उठाकर जेल में डालने के लिए कानून ला रही है। चुनाव भर जय श्री राम था, चुनाव बीतते अम्बेडकर हो गया। रागनीकर की माता जी जो हैं रत्ना देवव्रत या क्या नाम है, विधायिका बनने के बाद भी कह रहे हैं कि 7 दिन में न्याय की बात थी, 2 महीने तक न्याय नहीं मिला। फिर भी क्या करें, सरकार पर भरोसा है। ये हाल है तुम्हारा। उत्तर प्रदेश में देख लो, ब्राह्मण नेताओं ने अपनी जाति की बैठक की, तो उन पर जो है सो एक्शन आने लगा, और हर जाति अपनी बैठक कर रही, उस पर कोई एक्शन नहीं। ये हाल है तुम्हारा।
तो कानून का पालन हम नहीं कर सकते, क्योंकि कानून चाहता ही नहीं कि उसको इज्जत दी जाए, उसका पालन किया जाए। हाँ, जिस दिन इतना पैसा होगा कि जज को खरीद सके, उस दिन कानून का पालन बहुत अच्छे से होगा, जहां तक संभव होगा। ये बात है। सूर्यकांत जब सीजीआई नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा था, शायद हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में कहीं था, ये AK गोयल करके एक जज हुआ करते थे, याद होगा आप, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि ये जमीन दलाल है, इसको मत आने दो सुप्रीम कोर्ट, यहां भी माहौल खराब करेगा। अगर तुमको जजों की बात को इतना ही सम्मान देना था तो AK गोयल की चिट्ठी को महत्व क्यों नहीं दिया गया? तुम स्वयं एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हो ना। अच्छा, कानून से भी फैसले नहीं दिए जाते। कैसे नहीं दिए जाते? मान लो कि एक जज ने फैसला दे दिया कि इसने इसका मर्डर किया, मर्डर की सजा 14 साल। दूसरे जज ने कहा भाई 500 रुपया जुर्माना दो, निकलो जी। तो किस लॉ को फॉलो किया गया? एक जज ने कहा कि भाई पत्नी के कॉल रिकॉर्ड्स को मांगना गैरकानूनी है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। दूसरे ने कहा कि नहीं मांगेंगे तो फिर जांच कैसे होगी? अब ये कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं? एक ने कहा कि पत्नी की कमाई अगर पति से अधिक हो तो वो एलिमनी लेने की हकदार नहीं बनती, क्योंकि पहले से सक्षम है अपने अच्छे भरण पोषण के लिए। दूसरे कह रहे कि पति जो है सो भीख मांगे, चोरी करे, डाका डाले, लेकिन पत्नी का भरण पोषण करे, चाहे उसकी कमाई कितनी भी हो पत्नी की, वो कमाने में सक्षम है या पढ़ी लिखी, उससे एलिमनी का अधिकार नहीं जाता है। क्यों? हर जगह जज ने कानून नहीं देखा, पर्सनल इंटरेस्ट देखा कि हमको उस मुकदमे से कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ये है सच जुडिशरी का। और जुडिशरी ने ये कमाया है, वर्षों की मेहनत लगी है ये नीचता को अपनाने में, ये लतखोरी दिखाने में जुडिशरी ने सालों मेहनत खपाई है। अभिषेक मनु सिंघवी के बिस्तर से लेकर और एप्स्टीन आइलैंड तक जाने में जो मेहनत लगी जुडिशरी की, उसके कारण आज ये प्रतिभा जुडिशरी की गली गली में चर्चे देखने को मिल रहे हैं। ये वही जुडिशरी है जो कहती है कि रात को देर रात तक स्त्री का, मेरे पत्नी का गैर मर्दों से बात करना उसकी चरित्रहीनता का आधार नहीं हो सकता है। अगली लाइन पर जज साहब हो तो बुरा लगेगा ना कि भाई हम कैरेक्टरलेस हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं। ये सारे फैसले इसलिए दिए जाते हैं कि कल को कोई जज लड़कीबाजी में पकड़ा जावे तो बेशर्मी से मुझ प्रताव देकर कह सके बाकी गलती नहीं है। व्यभिचार करते कोई पकड़ा जाए तो व्यभिचार की परिभाषा बदल देते हैं। जुआ खेलते कोई पकड़ा जाए तो जुआ की परिभाषा बदल देते हैं, अगर वो व्यक्ति इतना सक्षम है। मर्डर करके लोग यहाँ पर छूट जा रहे हैं ऐसे लिखकर, मर्डर करके 500 रुपये फाइन देकर। ये लॉ से चल रहा है, प्रोसीजर से चल रहा है कि मॉनेटरी बेनिफिट से ये फैसले दिए जा रहे हैं। तो कानून का पालन कोर्ट कर नहीं रही, इसलिए कोर्ट ये उम्मीद नहीं कर सकती कि हम भी कानून का पालन करेंगे। कोर्ट जो है वो जिस प्रकार के कानूनों का पालन करवाना भी चाहती है, संसद उन कानूनों को बदल देती है, तो संसद भी ये उम्मीद नहीं कर रही कि जनता भी कानून का पालन करेगी, क्योंकि जनता की बॉडी भी खून हड्डी चमड़ा से बनी है, पुलिस की बॉडी भी खून हड्डी चमड़ा से बनी है। लाठी अगर पुलिस के शरीर पर पड़ेगी तो हड्डी उसकी भी टूटेगी, या जज की भी हड्डी टूटेगी, या नेता प्रधानमंत्री की भी हड्डी टूटेगी। और इस देश का गौरवशाली इतिहास से कहता है कि प्रधानमंत्री की बॉडी चूंकि टाइटेनियम की नहीं है तो गोली से भी भून दिए जाते हैं, बम से भी उड़ा दिए जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं समाज की स्थिति बता रहा हूं कि द सेम बुलेट व्हिच कैन किल अ कॉमन सिविलियन शुड किल और विल किल और माइट किल द सिटिंग जज और अ पॉलिटिशियन। इतना ही हम कहना चाह रहे हैं। आप स्वयं को लार्जर देन गॉडली फिगर जो मानकर बैठे हैं, उससे ना आपका कोई भला है, ना इस देश का कोई भला है। तो भरत तिवारी मामले में हम अलग से क्यों नहीं बयान जारी किए? इसीलिए नहीं जारी किए क्योंकि सीधी बात है, इस देश में इतने घोटालों को उजागर करने वाले पत्रकारों की मौत, या अगर किसी जज ने सही फैसला दे दिया, किसी अधिकारी ने सही जांच कर दी, तो उस पर तमाम तरह की प्रताड़नाएं, उसके मर्डर्स, उसके परिवार वालों को संकट, कि रोज आप कितने भी बयान जारी करेंगे वो बयान खत्म नहीं होंगे, कांड बढ़ते जाएंगे। इतने पत्रकारों को मार दिया गया, छत्तीसगढ़ में देखिए, पहाड़ों में देखिए, दक्षिण में देखिए, लेकिन समाप्त नहीं होगा ये विषय। क्यों? क्योंकि भारत में एक काल्पनिक व्यवस्था चल रही जिसको कहते हैं लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र का सारा ठेका हिंदुओं ने अपने माथे पर उठा कर रखा है। हिंदू जो है वो मानकर चलता है कि अब हम सुरक्षित हैं, अब हमारा राज्य आ गया है। अब कहां तक उसका राज्य प्रभावी है इसको स्वयं नहीं पता है, जब तक वो इन द सिचुएशन फंसे नहीं। 500 राजा महाराजाओं को ये देश कहता था झेलना पड़ रहा है। आज 5 लाख है VIP सीटिंग विधायक, MP MLA है, छोड़ो, उसके चाचा के मौसी का लड़का भी अगर होगा तो अपने आप को विधायक मानेगा, उसका भी सहो। तो ये इस देश की दुर्गति का एक कारण है। और कानून या जुडिशरी का काम क्या था? अपराधियों के मन में डर बैठाओ, क्राइम न करें इसके लिए, और सामान्य जनता के मन में विश्वास को उत्पन्न करो ताकि वो अगर कभी क्राइम हो भी तो एक निर्भयतापूर्वक सांस ले सके कि हाँ पुलिस है, हाँ कोर्ट है,
अभी क्या स्थिति है? अभी से तात्पर्य मेरा ये नहीं कि भाजपा सरकार में क्या स्थिति है, मेरा तात्पर्य ओवरऑल सिचुएशनल है। भाजपा केंद्र में है, राज्य में कई जगह नहीं भी है, उससे आम जनता पर कोई असंतर नहीं पड़ रहा है। या भाजपा केंद्र में जब नहीं थी तब भी आम जनता की जो वास्तविक दुर्गति, क्योंकि नेता तो वही पार्टी बदल बदल कर रहेगा ना भाई। मान लो किसी नेता का नाम है रोहित और किसी नेता का नाम है मोहित, और मोहित तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, रोहित तुम्हारे लिए खराब है, तो तुमने मोहित को वोट देकर जितवा दिया, लेकिन रोहित तो हार गया, तो रोहित उस मोहित की पार्टी ज्वाइन करके वो कोई आयोग का चेयरमैन बन जाएगा, कोई कैबिनेट मिनिस्टर राज्यसभा से बन जाएगा या और कुछ बन जाएगा, तो काम उसका फिर भी निकलेगा। मूर्ख तुम बन रहे हो। ये एक एग्जाम्पल हमने दिया। अभी क्या है? अभी उल्टा हो गया है। कानून का डर अपराधियों के मन में नहीं है। अपराधी ही तो जज बने हैं। अपराधी बिना सेटिंग के आप जज बन जाइएगा इस देश में। पॉलिटिशियंस के साथ पूरी सेटिंग चाहिए, और बिना अपराधी का पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। तो कुल मिला के इस देश में अपराध को कम करने के लिए जो संस्था बनी है, जैसे कि पुलिस या न्यायपालिका, वहां बिना अपराध की आप एंट्री ही नहीं ले सकते, और कदाचित अगर ले लिए तो टिक नहीं सकते, और टिक गए तो अब मन का काम नहीं कर सकते जो अच्छा काम होगा। तो अपराधियों के मन में निर्भयता है, विश्वास उनका न्यायपालिका पर बड़ा अधिक है। आप कोई भी अपराधी को देख लीजिएगा, नेताजी हों, मंत्री जी हों, अधिकारी जी हों, सर आपका हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, सब कुछ कानून के अनुसार होगा, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। किस बात का भरोसा है? कि अरे भैया इतना पैसा बना कर रखे हैं कि जज का 9 द्वार में नोट ठूस देंगे, मुंह से कौन का हाथ से कौन का, 9 में प्राण अपान व्यान समान उदान एक लेवल, इसीलिए कोर्ट पर उनको भरोसा है। तो डर किसके पास चला गया? ट्रांसफर हो गया वाइस वर्सा जनता के पास। एक सामान्य व्यक्ति डरता है, अरे हमारे घर पुलिस आ जाएगी तो क्या होगा। अभी क्राइम किया नहीं है और करने की मेंटेलिटी भी नहीं है, लेकिन अगर 2 बार उसे घर के आगे पुलिस की गाड़ी रेगुलर पेट्रोलिंग में भी आ जाए ना, तो मोहल्ले के कान खड़े हो जाते हैं, क्या हो गया। या गवाही के लिए भी अगर पुलिस थाने उसको बुला लिया जाए तो डर जाता है, क्या हो जाएगा। या रोड पर हो रहे एक्सीडेंट को रिपोर्ट करने में भी डर लगता है उसको, कहीं कोई क्राइम हो रहा हो तो उसको रिपोर्ट करने में डर लगता है कि हमें उठाकर डाल देंगे जेल में। तो जो सामान्य जनता है, जिसके मन में पुलिस के प्रति सम्मान और विश्वास होना चाहिए, न्यायपालिका को देखकर निर्भयता का अनुभव करना चाहिए जिस जनता को, कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, और अगर गलत हो जावे तो ये लोग हमें बचाएंगे, उनके मन में कोर्ट को लेकर डर है कि कोर्ट जाना पड़ जाएगा, केस हो जाएगा, पुलिस के यहाँ जाना पड़ेगा, तो पता नहीं लोग क्या करेंगे मेरे साथ। और अपराधियों के मन में हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। किस बात का भरोसा है? कि अपना ही बंदा वहां बैठा है ना। तो ये एक असफलता है कानून की, या कानून के कथित रक्षकों की असफलता है कि एक तो तुम खुद कानून मानते नहीं, ऊपर से उम्मीद करते हो कि हम कानून माने, और जब हम कानून मानते हैं तो तुम अपना काम ना करके हमें ही प्रताड़ित करते हो। तो अंततः हम कानून माने क्यों? अंततः हम कानून क्यों माने? अब जैसे सब जान रहे हैं कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को झेलने के लिए अभी भारत की उपलब्ध गाड़ियां तैयार नहीं हैं, और सैकड़ों केसेज जो रोज मेरी जानकारी में भी आस पड़ोस में भी आ रहे हैं, गाड़ी ब्रेकडाउन हो रही। लेकिन हरदीप पुरी और शुगर डैडी ऑफ इंडिया मिस्टर नितिन गडकरी को नहीं पता चल रहा है, वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद भी उनको है कि रेसिंग कारों में पड़ रहा है। हमारे पास रेसिंग कार और रेसिंग ट्रैक्स नहीं है ना, और हर बंदा रेस तो नहीं कर रहा है ना। तो न आपकी अर्थव्यवस्था जम रही है, न शिक्षा नीति जम रही है, न लॉ एंड ऑर्डर जम रहा है, न आपकी धार्मिक पहचान के हम हिंदूवाद हैं उस पर आप ठीक से रह पा रहे हैं। रॉलेट एक्ट आप लाने जा रहे हैं नाम बदल के। आप पेपर लीक पर नहीं बोल सकते, आप राम मंदिर पर नहीं बोल सकते, हर चीज में आप देशद्रोही हो जाएंगे। और ये सब जो नेताओं के गुलाम बैठे हैं अलग अलग पीठों में पीठाधीश्वर बनकर, वो कहेंगे वोट भाजपा का ही दो, और नहीं दोगे तो देशद्रोही हो। और अगर भाजपा को दे के सरकार बना भी दिया और फिर कुछ गड़बड़ी आई, आप बोल देंगे तो आप हिंदू द्रोही रामद्रोही हो जाते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे अरबपति लोग जिसके करोड़ों चेले हैं, वो कह देता है कि हमको तो निपटा दिया जाएगा, इसलिए चुप रहने में भलाई है। वो वीडियो देखें कि नहीं आप, धीरेन्द्र का बयान, चुप रहने में भलाई है। तो किसकी पत्नी कहाँ अवैध संबंध बना रही है, और कौन जो है सो मूली का पराठा खा के, ये पर्चा बनाने के लिए हनुमान जी भेजे थे तुमको। तुम तो कह रहे थे हम देश की रक्षा करेंगे, इसरो और नासा के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर आतंकवादियों का पता लगवाएंगे, तब नहीं निपटाएंगे वो लोग तुमको। और तुम्हारा गुरु का तो दोस्त था नरेंद्र मोदी, तो काहे नहीं मोदी फोन करके कह रहा है कि अरे मित्र गलत नहीं होना चाहिए, देश की हिंदुओं का आस्था का सवाल है। कह रहा है ब्रिजभूषण की दबदबा है, लेकिन भैया यहां मार देगा ना। ये कह रहा है हनुमान जी की सिद्धि, अरे ध्यान रखना, हमारे खिलाफ नागपुर में जो चिल्ला रहा था धीरेन्द्र, सुन लेना वीडियो। ये खोखलापन है। हमें डर नहीं लगता इन धूर्तों का विरोध करने में।
ये सब जो दबदबा वाले हैं, जो सिद्धि वाले हैं, डर उनको लगता है। हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई दबदबा नहीं, 4 चेले हम ठीक से खड़ा नहीं कर पाएंगे टाइम पर, 10 रुपया खर्चा करने का औकात नहीं अगर इकोनॉमिक कंडीशन दिखी जाए, लेकिन हिम्मत है क्योंकि हमारा चरित्र साफ है। यहां 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 एक है, दिल दिमाग मुंह में 3 बातें लेकर नहीं घूमते हम। तो हुआ क्या कि आज जो हम बोलने जा रहे हैं, एक घोषणा करने जा रहे हैं, और एक घोषणा आपको बचकानी लग सकती है, देशद्रोही लग सकती है, जो मानना है मानिए, वो तो आपका नजरिया है, लेकिन यह यथार्थ है। और शायद भारत में, जिसको आप लोग स्वतंत्र भारत कहते हैं, ऐसी घोषणा करने वाले शायद हम पहले हैं, और इसके परिणाम को झेलने के लिए भी हम तैयार हैं, पूरे होशो हवास में हम ये बात कह रहे हैं। एक विज्ञापन चल रहा है इस देश में, और वो विज्ञापन बहुत ज़्यादा भ्रामक है। मान लीजिए कि आप कोई बात कहते हैं कि जैसे एक है ना, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, तो उस पर एक व्यक्ति ने केस कर दिया था कि हमको तो पंख नहीं मिला, हम उड़े नहीं। तो फिर उन्होंने WWI करना शुरू किया, विंग्स मतलब पंख नहीं मिलेंगे भैया, ये तो अपना एक मोटो है, जुमलेबाजी। तो वैसे विज्ञापन चल रहा है, सरकार विज्ञापन देती है, अमृतकाल चल रहा है, सब बढ़िया, सब चंगासी, सब चंगासी, सब चंगासी। न्यायपालिका कह रही कि सब बढ़िया है, कोई कानून का राज है, ये थोड़ी मतलब जो है सो देश में कोई जंगल राज चल रहा है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, कोई है तो कोर्ट में आओ, कोई दिक्कत है तो ये शिकायत करो, वो करो। पुलिस व्यवस्था कह रही कि हाँ, आपको कोई अगर घूस मांग रहा है तो इस अधिकारी से शिकायत कीजिए, भ्रष्टाचार रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये क्या है? ये फ्रॉड है। ये भ्रामक विज्ञापनों की श्रेणी वाले फ्रॉड हैं कि आपको बताया कुछ और जा रहा है और हो उसका बिल्कुल उल्टा रहा है। ये सब विज्ञापन जो है फ्रॉड हैं। CBSE वाला गड़बड़ विषय सामने आया तो विज्ञापन चलने लगा, स्कूल्स को ये नोटिफिकेशन दिए जाने लगे कि आप वीडियो बनाकर लोगों को बताइए। आप टीचर को कह रहे हैं कि अपने उस स्टूडेंट को मूर्ख बनाओ, उसके डूबते हुए भविष्य को ही उसका उज्जवल भविष्य बताओ, जिसके माता पिता पता नहीं कितने संघर्षों के बाद उसके महीने की फीस जुगाड़ कर पाते हैं, और उसके बाद भी उसको जब आप डिग्री छाप कर देंगे उससे उसको 2 वक्त की रोटी कमाने भर भी योग्यता मिलेगी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन विज्ञापन चल रहा है कि CBSE तो बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा हो रहा है, स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल तुमको लज्जा नहीं आती रे? ये धोखा करते अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने छात्रों के साथ ये करते हुए। तो न्यायपालिका का विज्ञापन अलग चलता है, पुलिस का विज्ञापन अलग चलता है, नेताओं का तो विज्ञापन पर पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। यह भ्रामक विज्ञापन है। इथेनॉल से समस्या नहीं है, CBSE से समस्या नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक हुआ लेकिन क्वेश्चन अलग थे, एयरफोर्स लेके आएंगे, तो मतलब क्या चल क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग अब लेते हैं सुओ मोटो, स्वतः संज्ञान। एक गिरवाला सिंह जो भोपाल जज नहीं थी, उसकी बहुरिया मरी, कौन शर्मा, टीसा शर्मा या क्या, तो सुप्रीम कोर्ट की धड़कनें बढ़ गई, अब न्याय करेंगे, सुओ मोटो लो, मर गई बेचारी, क्या कर रहे थे तुम। अब तुम्हारा नाक के नीचे अमन शर्मा मर गया, दिल्ली का जज, वहां अभी तक तुम्हारे धड़कन में खुजली तक नहीं हुई, तो तुम योर ऑनर हो कि लतखोर हो। अतुल सुभाष रोते रोते मर गया लाइव आकर, न उसकी पत्नी को कोई दिक्कत, न उसको नौकरी से निकाला गया, न उस जज के ऊपर कोई कार्रवाई, प्रमोशन हो गया। तो मैं अपनी ओर से जो स्थिति मैं अपनी देख पा रहा हूं वो क्या है, जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नथिंग, ऑफेंडेड बाय एवरीथिंग। ये किसी चीज की जिम्मेदारी लेंगे नहीं, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नथिंग एंड गेट ऑफेंडेड ओवर एवरीथिंग। और देखिए एक बात मैं कहूंगा, न्याय के विषय में हम लोग सबसे अधिक हिंदू होकर किस पर भरोसा करते हैं? न्याय के विषय में सबसे अधिक भरोसा किस पर है? आंख बंद कर भरोसा कि वहां तो अन्याय होगा ही नहीं, यमराज पर। शास्त्र कहते हैं गुरोरात्मवताम शास्त्रम रागजाचोत्पथगामिनाम तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्त्र व्यवस्थितो यम। ऐसा ही कुछ भाव शास्त्र का है। अर्थ ये है कि जो विवेकी व्यक्ति हैं उनका अनुशासन उनके गुरु के अधीन होता है। मतलब अगर वो कोई गलती कर लें, जो आत्मवेत्ता जन है, विवेकी जन है, जो प्राज्ञ हैं, वो गलती तो करते नहीं, अगर फिर भी उनसे कोई गलती हो जाए तो उनके गुरु उनको प्रायश्चित इत्यादि से या कोई ऐसा कोई शास्त्रोक्त दंड देकर उनका शोधन कर देते हैं। और अगर कोई और ऐसी कोई बात हो जाए जो अविवेकी व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध हो या कुछ वैसा गंभीर अपराध हो, तो राजा जो अधिकृत शास्त्रानुसार शासनाधिकार से युक्त हो, ऐसे शासक दंड के माध्यम से उसका शोधन कर देते हैं। लेकिन जो लोग छिप कर पाप करते हैं,
तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता व्यवस्थितो यमः, जो व्यक्ति छिप कर पाप करता है, जो उसके गुरु की नज़र में न गया, जो राजा की नज़र में न गया और तेज बन रहा था, करे कि हम तो पता नहीं चलने दिए, तो फिर उसका जो दंड है वो यमराज के हाथ में होता है, वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी बात। तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता व्यवस्थितो यमः। और दूसरी बात है, हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि हमारे शरीर में जितने अंग होते हैं उन सभी अंगों के कोई न कोई अधिष्ठाता देवता होते हैं। ऐसे देवता शब्द स्त्रीलिंग भी है संस्कृत में, तो अधिष्ठात्री भी कह सकते हैं, हमने प्रचलन ने कह दिया। तो उसमें प्रजनन का जो विभाग है वो वृषण का होता है, अंडकोश का। उसके अधिष्ठाता प्रजापति बताए गए हैं, क्योंकि उत्पत्ति करना, सृष्टि करना उनका कार्य है। और अभी भारत में जिस प्रकार का विज्ञापन न्यायपालिका का चल रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायाधीश जो हमारे यमराज हैं, उनके भैंसे के जो अंडकोश हैं वही अवतार लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में आ गए हैं, वही बने घूम रहे हैं। हम न्यायमूर्ति, हम न्याय करेंगे, लेकिन कब करेंगे नहीं बताएंगे, और किसी और के पास तुमको जाने फिरने देंगे, न्याय तो हम ही करेंगे। अब मेरी स्थिति न्यायपालिका पुलिस के समक्ष क्या है? मोस्ट वल्नरेबल पर्सन। कैसे? न मैं दलित हूं तो मैं ST/SC एक्ट का कार्ड नहीं खेल सकता, न मैं फॉरेनर हूं तो मैं NRI या फॉरेनर्स का कार्ड भी नहीं खेल सकता, न मैं नपुंसक हूं तो मैं हिजड़ा LGBT वाला भी नहीं खेल सकता, न मैं संघी हूं तो मैं चोर चोर मौसेरे भाई वाला कार्ड भी नहीं खेल सकता, न मैं कथित रूप से अल्पसंख्यक हूं, न मैं निहंग हूं कि तलवार लेके गुंडे करते फिरूं और प्रशासन हाथ जोड़कर प्रणाम करके निकल जावे, न मैं मुसलमान हूं कि बम बांध के फट जाऊं और हामिद अंसारी के रूप में उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत से गद्दारी करूं और हम पर कोई उंगली न उठा सके, न मैं नेताओं का अंडकोश सहलाने वाला कोई पीठाधीश्वर हूं कि धीरेन्द्र और रामभद्राचार्य और ये सब के समान बड़े बड़े हमारे पास नेता सेठ आते जाते हों और फिर हम जो कह दें जो कर दें, फिर हमारा सब एडजस्ट मैनेज है, ये भी नहीं। न मैं महिला हूं कि बाय बॉडी एंड कैश हम जजों को लर ऑन कर सकें कि हमारे पक्ष में फैसला दो। कुल मिला के मैं क्या हूं? मैं एक हिंदू हूं तो देश में ऐसे ही मेरा स्थान दूसरे दर्जे का नागरिक में हो गया। हिंदू में भी मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे तो जन्मना शोषण करता ही घोषित कर दिया गया, और उसमें मैं पुरुष हूं तो मैं तो जन्मजात मतलब महानीच और महापापी और एकदम जन्मते कत्ल कर देने वाला लायक हो गया। समझ रहे हैं? एक हिंदू ब्राह्मण पुरुष इस देश में प्रत्येक श्वास मुर्दे के ही ले रहा है, ये स्थिति है। मतलब कोई कार्ड हमारे लिए है नहीं इस देश में। तो प्रशासन हमारे विरुद्ध है, न्यायपालिका हमारे विरुद्ध है, जुडिशरी, ये जो कथित धर्मगुरु हैं सैद्धांतिक रूप से जिनमें त्रुटि देखे जाने के बाद हम उनको फटकारते हैं, वो और उनके चेले भी हमारे विरुद्ध हैं। तो आज तक हमारे ऊपर जितने मुकदमे हुए हैं सब इन्हीं मठाधीशों और उनके चेलों ने कराया है। अब होता क्या है, न मैं इतना धैर्यवान हूं कि विष्णु तिवारी और लखन पासी जैसा 20-20 साल जेल में रहूं और योर ऑनर देखिए हम बेगुनाह है, योर ऑनर करते फिरें, ये हमसे होगा नहीं। और सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर लेगा नहीं कि भाई ये भी कष्ट में हो सकता है, इसके साथ भी अन्याय हो सकता है, इसको भी न्याय की आशा होगी, है ना। तो कुल मिला के, और न्यायपालिका की तो हालत ये है कि देर रात तक पत्नी जो है सो गैर मर्द से बात करे, दूसरे मर्द से बच्चा भी उत्पन्न कर ले तो बच्चा तुम्हारा माना जाएगा, तुम उसको चरित्रहीन नहीं कर सकते हो, फोन का पासवर्ड मांगेगे तो मानसिक प्रताड़ना मानी जाएगी। मतलब तुम्हारी पत्नी को वेश्या बनाने के लिए कोठा खोलकर दलाल बैठे हैं भाई, कि उसको हर वो मुमकिन, हर वो संभव संभावित अवसर दिए जाएं कि वो चरित्रहीन बने। हो सकता है वही चरित्रहीनता कर उसको योर ऑनर के बिस्तर और फिर योर ऑनर के बेंच तक पहुंचा दे। ये हो रहा है। एंड एवरी पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद जुडिशरी नोज दिस फैक्ट कि जज कैसे बनाए जाते हैं, लेट नाइट पार्टीज में कैसे डील होते हैं कि भाई सर वहां की गद्दी हमको मिल जाती। और जो जज इसको देख रहा होगा, जो अधिकारी इसको देख रहा है, वो भी भले अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में वो नालायक हम पर मुकदमा कर दे, कंटेम्प्ट लगा दे या जो करे, लेकिन वो भी इस तथ्य को जान रहा है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं फैक्ट है इस देश का। और कितना दोगलापन भरा है पुलिस अधिकारियों में या जो नेता हैं उनमें, या जो ये क्या कहते हैं न्यायपालिका उनमें,
नेता कानून बनाएंगे कि अंधविश्वास है, ग्रह गोचर ये सब कुछ नहीं होता है, तंत्र मंत्र भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, नेताओं ने कानून बना दिया। आप अगर तंत्र मंत्र भूत प्रेत की बात करेंगे तो अंधविश्वास फैलाने के आरोप में आप जेल में डाल दिए जाएंगे। वेल एंड गुड भाई, ठीक है, एक स्टैंड क्लियर हुआ कि सरकार अंधविश्वास के विरुद्ध है, भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र ज्योतिषी कुंडली नहीं मांगती। लेकिन यही हरामखोर जज, नेता, अधिकारी खुद कुंडली दिखाते फिरते हैं, बगलामुखी जब पाते फिरते हैं, कामाख्या में जाके माथा टेकते फिरते हैं। क्यों? हाँ, ये बात जरूर है कि भारत में अंधविश्वास बहुत है, और कई बार ये अंधविश्वास नेता ही बढ़वाते हैं, बड़े बड़े कथित दरबारों और सरकारों के पास जाकर। लेकिन चूंकि वहां रेवेन्यू जनरेशन और वोट बैंक का मैनिपुलेशन किया जा सकता है, इसलिए वहां कार्रवाई नहीं होगी। ये सारे जज कुंडली मिलवाते फिरेंगे, अब कोई पैदाइशी नास्तिक होगा तो अलग बात है। ये अधिकारी कुंडली मिलवाते फिरेंगे, तंत्र मंत्र जादू टोना करवाते फिरेंगे, और उसी का आरोप लगाकर एक सामान्य जनता को जेल में डाल भी देंगे। ये दोगलापन है। एक शब्द है, गाली है, अश्लील नहीं है लेकिन प्रचलित है, हरामजादा। तो इस गाली का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? जहां तक मेरी जानकारी है, मुगलों के हरम हुआ करते थे, जहां पर वो अपनी यौन वासना की तृप्ति करने के लिए बाहर से लड़कियों को लाते थे, अपहरण करके, बलपूर्वक बलात्कार करके, या कई बार अपने रिश्तेदारों को भी, अपने घर के बहू बेटियों को भी वहां बैठा देते थे। तो उस हरम से जो पैदा होते थे उनको हरामजादा कहा जाता था। अब हरामजादा शब्द माननीय शब्द या योर ऑनर का पर्यायवाची हो गया है, क्योंकि इनकी सोच देखकर इनके ब्लड लाइन का पता चल जाता है कि ये नहीं जा रहा है सही। या तो वो सरसंघ चालक के रूप में दिखेंगे, या तो सीजीआई के रूप में दिखेंगे, या तो किसी बड़े संवैधानिक पद पर दिखेंगे। कि उसकी बुद्धि आप समझिए कि वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, योनि के ऊपर वीरिपात करना बलात्कार नहीं है। जो चरित्रवती स्त्री रहेगी ना, अगर कोई गलत भावना से उसका हाथ भी पकड़े तो उसको अपने आत्मसम्मान का मर्दन होता देखेगा, उसके लिए वही ट्रॉमा होगा जो बलात्कार का होगा। और तुम कह रहे हो कि योनि के ऊपर वीरपात करना, नाड़ा खोलना, स्तन दबाना ये बलात्कार नहीं है, और तुमको हम मान लें कि तुम माननीय हो। 500 रुपया में पति का मर्डर करवाने को लोग छोड़ दे रही है न्यायपालिका, तुमको हम योर ऑनर मान लें। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मेंटल चेकअप होना चाहिए, तुम क्राइम को बढ़ा रही हो। 18 साल से पहले ब्याह नहीं कर सकते, 16 साल में रिलेशनशिप में 10 को ऑपरेशन करा सकते हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बुद्धि स्वस्थ है, तुम मनोरोगी हो, यौन रोगी बना रहे हो इस देश को। तो और यहां क्या होता है? सरकार क्या करती है? मंदिरों पर कब्जा करेगी, अपने लोगों को बैठाकर खूब पैसा लेगी, और जब घोटाला सामने आएगा तो लोगों का विश्वास मंदिर से टूटेगा, कमेंट किए जाएंगे, यही तो है टनाटनी परंपरा, अब क्यों नहीं आ रहे हैं भगवान श्री राम? अरे पहले कहा था पत्थर में भगवान नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी आस्था को चोटिल करके आपको नास्तिक बनाने का सारा षड्यंत्र। अगर आज आपकी आस्था टूटी, नास्तिक बने, तो कल को तो आपकी बहु बेटियां लव जिहाद में फंसेंगी। उसको लव जिहाद में फंसाने के लिए पहले आपको आपकी संस्कृति, सभ्यता, मंदिरों से दूर करना पड़ेगा, या जो जुड़े हैं उनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। योगेश्वरानंद स्वामी यो, चाहे वो डीवाई चंद्रचूड़ के समान की पीरियड्स में भी पूजा कर सकते हैं, तो प्रेमानंद के समान की पीरियड्स में भी भोग लगा सकते हैं। शास्त्र से नहीं, अब जज बताएगा, नेताओं के चापलूस बताएंगे कि धर्म ये कहता है। शास्त्र को तो आउटडेटेड करके फेंक देने कहा मोहन भागवत ने, और तुम्हारा डीएनए तौल दिया कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, और हिंदुत्व इस्लाम के बिना अधूरा है, ये कह दिया। तो तुमको तो पूरा होने के लिए हाफ खतना तो कराना ही पड़ेगा। तो बात ऐसी है कि मंदिरों को इस प्रकार से बदनाम क्यों किया जाता है? यदि किसी सदाचारी, त्यागी, शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति के हाथ में मंदिर का प्रबंधन रहेगा तो गुरुकुल की व्यवस्था, गौशाला की व्यवस्था, अन्नशाला की व्यवस्था, पाठशाला की व्यवस्था, चिकित्सालय की व्यवस्था सब सुदृढ़ चलेगी। तो वहां पर अपने लोभी एजेंट्स को बैठा दो, ब्यूरोक्रेट्स को बैठा दो, और खूब पैसा वहां से उगा लो, और जब वो पैसा हाथ में आ जाए, घोटाला खुले, तो बदनाम कौन होगा? तो कहेंगे पंडों ने लूट लिया, पुजारियों ने लूट लिया, तो ब्राह्मणों ने शोषण किया, आज भी देखो तुम्हारे पैसे से ब्राह्मण ऐश कर रहे हैं। बदनाम कौन हुआ? वो 5-6 हजार 10 हजार महीना कमाने वाला पुरोहित बेचारा, जो तुम्हारे उस ट्रस्ट से किसी प्रकार संबंधित नहीं था, लेकिन समाज उसको चोर और ठग की नजर से देखने लगा। ये हालत तुमने हिंदुओं की कर दी, हिंदुओं के ही नाम पर। तो ये नास्तिकता फैला रहे हो तुम लोग। और ये जो अधिकारी, जज नृपेंद्र मिश्रा और सूर्यकांत जैसे लोग, कदाचित जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए, ये अपने निजी लोभ, स्वार्थ, मूर्खता, नीचता और
संवेदनहीनता के कारण जब इस प्रकार के असामाजिक गतिविधियां करते हैं, फैसले देते हैं, तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि ये गाली खुद नहीं खाते, कंटेम्प्ट का भय लगता है जनता को। तो गाली कौन खाते हैं कि ये तो ब्राह्मण बनिया कोट है, सवर्णों ने ऐसा कर दिया, पंडित तो ठग होते हैं, ब्राह्मण तो अंधविश्वास फैलाते हैं, ये हम लोग सुनते हैं। तो तुम्हारे कुकर्मों को हम क्यों सुने भाई? तुम भी थोड़ा सुनो। तुम्हारे जीवन में ब्राह्मणत्व जैसा तो कुछ है नहीं। तुम हो नास्तिक, लेकिन दिखा रहे हो स्वयं को आस्तिक, और हो तो खोखले। और जब तुम्हारा खोखलापन सामने आता है तो हम सब सुनते हैं कि बाबा लोग तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन वो बाबा शास्त्र के अनुसार है कि नहीं है, वो ब्राह्मण शास्त्रानुसार है कि नहीं, ये चेक करने कौन जाएगा? ये तो कोई चेक करने जाएगा नहीं। और जिनके हाथ में ये अधिकार था, ऐसे पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर, वो खुद ही भाजपा के और कांग्रेस के और सपा के सब अपना अपना ब्रांड चुन लिया है और उसकी चापलूसी करने में लगे रहते हैं। यह है गुरुओं का हाल, यह है नेताओं का हाल। तो महालिंगम ने जो किया था सुप्रीम कोर्ट में दायर कि भाई ब्राह्मणों के खिलाफ हेट स्पीच रोकी जाए, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया? ब्राह्मण भारत छोड़ और ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर, इन बातों पर आज तक सुओ मोटो लिया? नागरत्ना ने कह दिया कि हम तो सबके हेट स्पीच के खिलाफ हैं। तो अरे नागरत्ना, तो फिर अलग से STSC एक्ट काहे ला के लाई थी? हटाओ उसको। जब ब्राह्मणों के खिलाफ हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए और शूद्रों के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए, मैं तो सही में कहता हूं नहीं होनी चाहिए। शास्त्र में, अग्नि पुराण में देख लो, हेट स्पीच के खिलाफ कितने कानून बताए गए हैं। संविधान में है कि नहीं पता मुझे, लेकिन अग्नि पुराण में है कि आप किसी की जाति को लेकर, किसी की विकलांगता को लेकर, किसी की अक्षमता को लेकर कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, दंडनीय अपराध है। और उसमें कोई जाति का नहीं कहा कि ब्राह्मणों के खिलाफ मत बोलो और शूद्रों के खिलाफ मत बोलो। कॉमन, किसी के भी विरुद्ध आप इस प्रकार से अपमानजनक बातें नहीं कर सकते, ये शास्त्र कहता है। और तुम ब्राह्मणों के खिलाफ हेट स्पीच के विरुद्ध जब दायर की जाए याचिका तो निरस्त कर देती हो, नहीं नहीं नहीं, सब नहीं होगा, अलग से नहीं कानून। और इधर फिर तमाम फर्जी केस ला देने के लिए हमारे ऊपर तैयार हो। तो ये सिस्टम हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए तुला हुआ है। तो अब हम जो हैं ये अपनी बात, जो मुख्य बात है उस पर आने से पहले आप एक चुटकुला सुनाते हैं। चुटकुला ऐसा है कि किसी व्यक्ति ने मर्डर किया, सच में किया, सबूत भी उसके खिलाफ थे, कोर्ट केस चला तो वकील की आवश्यकता पड़ी। तो उसके घर वाले एक वकील के पास गए, नामी वकील था। तो वकील को पूछा कि ये आपकी फीस क्या होगी इस केस को, सब बताया कि ये मुद्दा है, ये सबूत है, ये सब चार्जेज लगे हैं, तो आप केस लेंगे क्या? बोले हाँ हाँ लेंगे। तो क्या फीस लेंगे? बोले 20,000 रुपया। तो पूछा 20,000 पर पेशी? बोले नहीं, 20,000 पूरे केस का पैकेज, चाहे एक पेशी में फैसला हो चाहे 10 साल में फैसला हो, 20,000 पूरा केस का पैकेज। तो उन्होंने कहा इतने सस्ते में कैसे होगा भाई, ये तो कोई कम प्रतिभा वाला वकील लग रहा है, कोई बड़ा वकील होता तो ज़्यादा फीस लेता। तो उसने कहा कि देखिए सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा महंगा वकील करना चाहते हैं ताकि हमारी ओर से कोई कमी न रहे। ठीक, हमारे जानकार में एक बहुत सीनियर वकील हैं, अच्छे हैं वो तो, लेकिन उनकी फीस महंगी है, वो 20,000 पर पेशी का लेंगे। तो हाँ ठीक है, पर पेशी 20,000 दो, फिर ठीक है, मतलब ये रेंज जमा। तो ये रेफर कर दिया और अपनी कमीशन इसको जो थी मिल गई, तो सबकी सेटिंग रहती है। तो इस वकील ने बड़े के पास रेफर कर दिया, वो केस बढ़िया चला, 8-10 तारीख तक वो केस चला और 8-10 तारीख के बाद केस हार गए ये लोग। तो मुंह लटका के बाहर निकल रहे थे, बढ़िया अपना खर्चा हुआ, 2-2.5 लाख खर्चा हुआ। तो जब केस हार गए, बाहर निकले तो वो पहले वाला वकील मिला। बोले क्या फैसला आया? बोले अरे वकील साहब देखिए, तो आप उनका परिचय दिए थे, हम लोग 2.5 लाख खर्चा भी किए और केस हार भी गए। बोले केस तो आपको पहले भी हारना था, अब क्या है कि यही फैसला हम भी आपको ला कर देते। अब आप 20,000 में फैसला लेने के लिए तैयार नहीं थे तो आपको 2.5 लाख पड़ा इसी फैसले का। बाकी केस तो आप तब भी हारते अगर हम केस लड़ते तो हम आपको 20,000 में ही हरवा रहे थे, वो 2.5 लाख में हरवाए, आप ही को आगे जाना था। तो ये हाल है न्यायपालिका कि कई बार ये सच्ची घटना पर ही आधारित है। और जहाँ तक जिस व्यक्ति ने मुझे बताया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिसाब से बताया था। अब मुझे वकील और जज का और मुद्दे का नाम नहीं पता है, लेकिन मुख्य बात यही थी। तो ये इस देश का एक कड़वा सच है कि आपको सही सलाह भी नहीं देगा, क्योंकि सही सलाह देगा तो खाएगा फिर क्या। तो अधिकांश वकील मैनिपुलेशन में लगे हैं, अधिकांश जज मैनिपुलेशन में लगे हैं, अधिकांश पुलिस वाले मैनिपुलेशन में लगे हैं। अधिकांश क्या मतलब, पूरी सिस्टम में अगर इक्का दुक्का कोई सदाचारी निकल गया तो उसका स्वयं उसमें दम घुटता रहेगा। अब मैं अपनी मुख्य बात पर आता हूं। मुख्य बात यह है कि आज हम एक घोषणा करते हैं। वो घोषणा ये है कि न्यायपालिका और पुलिस जैसी भ्रष्ट संस्थाएं हमारे मामलों में दखल देना बंद करें, क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है।
आज से 6-7 साल पहले की बात है। फेसबुक पर आर्य समाजियों ने और रामभद्राचार्य के समर्थकों ने, हालांकि रामभद्राचार्य से उतना विवाद उसमें हुआ नहीं था, लेकिन और अन्य लोगों ने, विशेष करके आरएसएस से जुड़े लोग और आर्य समाज से जुड़े लोगों ने बहुत अधिक मानसिक प्रताड़ना हमें दी थी। कैसी प्रताड़ना? तो हमारे देवी देवताओं को गाली देना, हमारे परिवार को गाली देना और वेदव्यास जी को गाली देना, पुराण के पात्रों को गाली देना, बहुत उन्होंने भद्रता की सीमाएं पार कर दी और धमकियां भी काफ़ी थी। तो मेरे शुभचिंतकों ने कहा कि साइबर सेल में इसकी कंप्लेंट की जानी चाहिए। तो हमने साइबर सेल में, अब देखिए मैं पूरा केस विवरण यहाँ दूंगा नहीं, उतना समय नहीं है, ठीक है। कोई जानना चाहेगा तो अलग से बैठकर सारी बातें बता सकता हूँ। तो बहुत पहले की बात है, ये करीब हमको लगता है 5-6 साल हो गए होंगे। तो हमने ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज की साइबर पोर्टल में, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। उससे भी पहले की बात है, मेरे हायर सेकेंडरी में एक शिक्षिका थी, उनको कोई फ़ोन करके मतलब गाली गलौज धमकी ताज देता था, और उस शिक्षिका से मेरी बनती बिल्कुल नहीं थी, फिर भी सम्मान की बात थी तो हम उनके लिए एसएसपी ऑफिस गए थे व्यक्तिगत रूप से, जबकि हम स्वयं उसमें नाबालिग थे। और फिर हमने आवेदन दिया था, सब कुछ किया था, और एक रिसीविंग लेने के लिए मुझे 3 बार जाना पड़ा था। मेरा पहला अनुभव था। आज तक उस मामले में कुछ नहीं हुआ। फिर एक गंगाधर नाम का व्यक्ति है, वो मुझे दुष्प्रचारित करने लगा कि इसका असली नाम सलीम खान है, तो ये मुसलमान है, तो इसको जो माथा काटे उसको 11 लाख का इनाम मिलेगा, ये सब आप लोग जानते हैं। उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर, उस व्यक्ति की फेसबुक आईडी, उस व्यक्ति का चेहरा और संभावित लोकेशंस कि यहाँ वो व्यक्ति पाया जाता है, इन सभी प्रमाणों के साथ हमारे एक शुभचिंतक ने मुंबई पुलिस में एफआईआर कराई थी। 2 साल के बाद मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की कि वो व्यक्ति लापता, हम लोग खोजने में असमर्थ रहे, जबकि उस नालायक मुंबई पुलिस को फ़ोन नंबर दिया गया है लेकिन वो ट्रैक नहीं कर सकती है, उसको फोटो दिया गया है लेकिन वो अपने डाटाबेस में चेक नहीं कर सकती है, उस व्यक्ति की फेसबुक आईडी एक्टिवेट है लेकिन वो डिटेल नहीं निकाल सकती है। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस के ऑनगोइंग उस जांच के, कथित जांच के बाद और पहले भी और आज भी वो व्यक्ति एक्टिव है फेसबुक पर, और मुझे फ़ोन भी करके कई बार जो है वो उल्टी सीधी बातें करता है, लेकिन मुंबई पुलिस को व्यक्ति मिल नहीं रहा। क्लोजर रिपोर्ट मुंबई पुलिस ने सबमिट कर दी। ये औकात है तुम्हारी, मुंबई पुलिस को सुन रहा होगा तो भेज देना अपने कमिश्नर को, ये तुम्हारी औकात है। तो ये 3 मुद्दे मैंने बताए। उसके बाद हमारी धर्मपत्नी ने ऑनलाइन अब्यूजर्स के खिलाफ अपने मायके में एक एफआईआर कराना चाहिए। 3 दिन तक तो रिपोर्ट लिखी नहीं गई, जबकि वो महिला है, लेकिन चूंकि सवर्ण हिंदू महिला है, मुसलमान होती है, एसटीएससी होती है, तो पुलिस वाले घर में जाके और एसटीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज करके जाते, पैसा भी देकर जाते और सामने वाले को बिना सबूत के गिरफ्तार करके जेल में डाल चुके होते। लेकिन चूंकि ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सामने वाला थानेदार भी ब्राह्मण ही था, लेकिन चूंकि मॉनिटरी बेनिफिट नहीं था उस केस में, तीसरी उस केस में एफआईआर भी 3 दिन के बाद दर्ज हुई। एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, एक सनहा जैसा उन्होंने लिख लिया, अच्छा ठीक है सोचेंगे। आज तक उस केस में कुछ नहीं हुआ। कामाख्या में हम थे तो वहाँ भी एक बहुत इस प्रकार का विवादित प्रकरण चला और हमारे परिवार को खूब धमकियाँ, गालियाँ इत्यादि दी गई। हमारे शुभचिंतकों ने कहा कि लीगल वे अपनाना चाहिए। हमने कई बार मना किया, बोले ये पुलिस के बस की बात ही नहीं है, न्यायपालिका का औकात नहीं है कि वो जस्टिस दे सके। हाँ, पैसा हो तो बात कीजिए, तो जज को सीधा कहा जा सके ये फैसला चाहिए, रकम बताइए, क्या धारा लगी, क्या सबूत है, वो सब मत देखिए, क्योंकि अंततः आपको बात उसी पर करनी है। तो सारे सबूतों के साथ जब जो एक्यूज्ड हैं उनके नाम, उनके नंबर, उनका पता, उनका फोटो सब के साथ एफआईआर करने के लिए गए, तो कहा गया कि ये तो साइबर का मामला बनता है, साइबर में जाइए। साइबर में गए, बोले यहाँ क्यों आए हैं, ये तो आपके अमुक थाना का वो फिजिकली मामला बनेगा, वहाँ जाकर कराइए। अमुक थाना गए तो पता चला वहाँ के थानेदार गए हैं वीआईपी प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री राज्यपाल की सेवा में, 2 दिन बाद आएंगे। अब उस 2 दिन में अगर कोई व्यक्ति मार के चला जाए तो पुलिस तो बाद में जांच करने आएगी, जांच करते रहिए आप। तो हमने इतना ही किया कि कमिश्नर और आईजी को लिख दिया, और वहाँ के जो आईजी थे वो उस समय हमारे शुभचिंतक के यजमान थे, तो उनके माध्यम से जब फ़ोन इत्यादि कुछ गया तो थानेदार को बुरा लगा कि भाई हमारी कंप्लेंट सीनियर से कर दी गई। हालांकि उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, इतना हुआ कि थानेदार ने बुलाकर रिपोर्ट लिख ली, लेकिन वो करें इससे पहले साइबर वालों को कमिश्नर ऑफिस से कुछ डायरेक्शन आया होगा, तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी, 0 एफआईआर कर दी, बोले आपके लोकल रेसिडेंशियल थाना में हम 0 एफआईआर करके ट्रांसफर करेंगे। मामला अप्रैल का है, और वो भी हमने ये एफआईआर इसलिए कराई चूंकि सामने वाले ने पहले हमारे ऊपर मुकदमा कराया था और उसमें झूठे आरोप लगाए थे, तब उसके सबूतों के साथ हमें एफआईआर करनी पड़ी थी। हम फर्स्ट पार्टी बनकर गए भी नहीं, इस केस में तो फर्स्ट पार्टी थे, लेकिन तब जब सामने वाले ने गलत आरोप लगाकर मानहानि की और मुकदमा इत्यादि किया, एफआईआर इत्यादि किया, उसके बाद हमने ये कानूनी रास्ता अपनाया था।
वो भी हमने नहीं, हमारे शुभचिंतकों ने, अधिवक्ताओं ने कहा, इसीलिए हमने कहा था, क्योंकि हमको तो न्यायपालिका पर पहले ही भरोसा नहीं था। तो 0 एफआईआर कब हुई है? अप्रैल के लास्ट में। और वो रिसीव हमारे लोकल थाना में कब हुई? विदिन 7 to 9 डेज, जब वहां से डिस्पैच किया, डाक से आने में जो टाइम लगा। और उन लोगों ने 2 महीने के बाद एफआईआर अपनी डायरी में चढ़ाया। 2 महीने तक आप क्या कर रहे थे? कहां गई थी हमारी लोकल थाना की पुलिस गुदा भंजन करवाने भाई 2 महीने तक, कि आपको टाइम नहीं मिला। और जिस केस आयोग को वो जांच सौंपी गई, वो केस आयोग, वो भी सवर्ण है, क्षत्रिय है, और सामने पर तो बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो अभी सावन है तो भादव है तो आसीन है। तो उन्होंने बहुत प्रेशर देने के बाद अंततः नोटिस भेजी आरोपियों को। लेकिन एक चालाकी क्या की कि नोटिस वाले जो लिफाफा था उसमें उनका एड्रेस तो लिखा, नंबर नहीं लिखा। क्यों? जब आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है तो आप जानबूझकर उस लिफाफे में नंबर क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसीलिए ना, क्योंकि आप आरोपियों को बचाना चाहते हैं, या फिर आप इस उम्मीद में है कि काम करवाने के लिए हम पैसा दें। तो पैसा तो हम दे नहीं सकते क्योंकि है नहीं। तो लिफाफे वापस हो गए 2 एड्रेस से, कि इस एड्रेस पर वो मिला नहीं और नंबर आपने दिया नहीं। स्पष्ट लिखा डाकिए ने कि यहाँ फोन नंबर इज नॉट अवेलेबल, तो हम कॉन्टैक्ट कैसे करें? तो भैया मेरे थानेदार, जब तुम भेज रहे थे लिफाफे तो नंबरवा लिखने में क्या समस्या थी तुमको? तुम चाहते थे कि वो वापस आए ताकि तुमको और टाइम डिले का मिले। और महिला आयोग ने 4-5 बार रिडायरेक्ट किया कि जल्दी इसमें 15 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट दो, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दो। डीजीपी ऑफिस से गया, लेकिन नहीं काम करना है तो नहीं करना है, तुम करवा लो काम। अब बताओ, अगर अभी मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को गाली दूं तो मुझे उठाने में पुलिस को कितना समय लगेगा? और जब मुझे धमकी देने वाले को पुलिस साल भर में नहीं उठाई, जुलाई का मामला था, देखो जुलाई फिर आ गया। और फिर जुलाई का मामला लिखने, मतलब 2-3 और भी मुद्दे हैं। जुलाई का मामला जुलाई में आ गया, इस पर अभी मैं आऊंगा। तो पुलिस वाले जो हैं, आज हमको वारंट के लिए जाना है तो आज हमको ये करना है। केस के लिए जब अप्लाई एंटीसिपेटरी बेल के लिए सामने वाले ने किया, तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब अप्लाई सामने वाले ने किया तो हमको कोर्ट कहा जा रहा है कि भाई देखिए आपकी विपक्षी ने ऐसा किया, आप अपना पक्ष आकर रखिए। और थानेदार का कहना है मुझे तो कॉपी नहीं मिली। ये झूठ है कि सिस्टम की गड़बड़ी है कि कोर्ट तुमको नोटिस नहीं भेज रहा है, या तो तुम दबा दे रहे हो। और फिर हमने अपने सोर्सेज से पता किया तो क्यों नहीं आए आरोपी? तो आरोपी फरार है। तो आरोपी के माता पिता दीदी से संपर्क किया गया, तो तीनों को सेम डेट के लिए सेम डॉक्टर ने 2 सप्ताह के लिए बेड रेस्ट कह दिया। किसी को डायरिया हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, किसी को डेंगू हो गया, कि हम तो भैया 14 दिन बेड से हिल नहीं सकते। और तीनों की सेम मेडिकल रिपोर्ट सेम डॉक्टर ने तैयार की। मूर्ख समझते हो तुम लोग जनता को? हमको नहीं पता चल रहा है कि जांच किस दिशा में जा रहा है? अब बताओ, अब इस टाइम में अगर हम जो साल भर उस पुलिस पर भरोसा करके बिताए, कोर्ट पर भरोसा करके बिताए, एड्रेस तो मेरे पास था ही, नाम तो हम जानते ही थे, फोटो तो मेरे पास था ही, घर का पता हमारे पास था ही, कांड हम जानते ही थे। तुमने झूठा भरोसा, तुम फ्रॉड कर रहे हो ना, इसका अर्थ है कोर्ट फ्रॉड कर रही है, पुलिस फ्रॉड कर रही है कि भरोसा दे। मान लो कि हमने तुमको कहा कि मैं तुमको 10 रुपये दूंगा और तुम हम पर भरोसा किए, तुम अपना काम सौंपे, हमने 10 रुपया नहीं दिया, तो हम 420 में जाएंगे ना जी? तो तुम तो 420 का काम कर रहे हो जनता के साथ। न तुम जनता को अपने स्तर पर न्याय पाने दे रहे हो, कह रहे हो मेरे पास आओ, और न तुम्हारे पास जाने पर तुम न्याय कर रहे हो, करते दिख भी नहीं रहे हो। तो जनता को क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ और तुम्हारे द्वारा समर्थित उन आरोपियों के साथ? ये बताओ। दोज हु आर इन फेवर से आए इन कमेंट्स। तो अब हमने सोचा है कि उस केस में हम बस थाना को लिख कर देंगे कि तुमसे ना हो पाएगा, हम ये केस वापस लेते हैं। और अगर इसके बाद हमने न्याय पाने के लिए कोई और मार्ग अपनाया और फिर तुम हमारे दरवाजे पर दिख गए, तो तुम्हारा भी हम उसी तरीके से स्वागत करेंगे जिस तरीके से हम अपराधी का स्वागत करते। क्योंकि साल भर से तुम मेरा काम नहीं कर रहे थे, सारा सबूत देने के बाद, तो अब तुम हमारे दरवाजे दिखने नहीं चाहिए। और दरवाजे दिखने नहीं चाहिए, इस पर भी एक नया मुद्दा सुनो। अब नया मुद्दा ये है कि कैसे जुडिशियल माफिया हमारे पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़ा हुआ है। जो हमने कहा ना, यमराज के भैंसे के दोनों अंडकोश गिरे तो एक से हाई कोर्ट पैदा हुआ, एक से सुप्रीम कोर्ट पैदा हुआ। मैं वो बयान थोड़ा सुधारना चाहता हूं। उससे 2 महापुरुष भी पैदा हुए। एक का नाम है प्रशांत कुमार, एक का नाम है शेखर बॉबी सर्राफ। ये दोनों जज हैं हाई कोर्ट के। नाम सुन लो, लोग नाम लेने से बचते हैं, मैं नाम लेकर बता रहा हूँ और इनकी प्रतिभा बताऊंगा। मुझे तो ऐसे तो भारत में एक ही CJI होता है, लेकिन इन दोनों को डुअल CJI बनाना चाहिए, क्योंकि इसकी इनकी जो योग्यता है इन दोनों की, वो अनपैरेलल है। मतलब कोई मैच नहीं कर सकता पूरे भारत में। कैसे? सबसे पहले तो ब्रजराज सिंह की कोर्ट थी,
लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट। उससे पहले का एक कांड ये है कि शिवांश ने हमारे ऊपर मुकदमा करवाया था आसियाना थाने में, लखनऊ आसियाना थाना, विजयाश्री का पक्षधर बनकर। उससे पहले 1-2 नोटिस भी आई थी। तो नोटिस जब आई थी तो विजयाश्री रहने वाली थी पंजाब अमृतसर की, हालांकि उसका ऋषिकेश में भी सेटअप है। तो वो सेटअप जो है वो ऋषिकेश से नहीं अपना वो की, पंजाब अमृतसर अपने पैटर्नल होम से की होगी। लेकिन उसके बिहाफ में शिवांश ने थाने में हमारे विरुद्ध शिकायत की। तो थाने की नोटिस हमको मिली और जिस डेट को हमको आने के लिए कहा गया उस डेट में हम रामराज्य गौशाला पटना में जाने वाले थे। तो हमने स्पष्ट कहा कि भाई हम नहीं आ सकते हैं। तो वहां पटना से आना संभव नहीं है। हाँ, हम आपके क्षेत्र में उपलब्ध हैं, उसी लखनऊ के ही अगल बगल भी हम थे। तो वहाँ मेरी कथा चल रही थी। तो अगर प्रशासन की अनुकूलता हो तो आप आकर हमारा बयान ले जाइए यहाँ पर, क्योंकि ऐसे भी कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा तो था नहीं कि हमको एकदम सीधे उठा लो 24 घंटा के अंदर, बयान ही लेना है। तो फिर प्रशासन की टीम आई, अपनी जो पूछताछ करनी थी वो लेकर गई। हमने भी अपनी जो बात थी वो कह दी और जो हमारे पक्ष से जो उस विषय को जानने वाले गवाह थे उन्होंने भी अपनी अपनी बात कह दी। तो उस मुकदमे में जांच इत्यादि चली और पुलिस ने ये तो नहीं कहा कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन शिवांश को जितने सबूत मांगे, अभी तक पता नहीं अब क्या स्टेटस में, तो अब स्टेटस भी पूछना छोड़ दिया, मुझे मतलब भी नहीं है, जो होना होगा होगा। क्योंकि अब मैं थक गया हूं इस प्रकार के तमाशाओं से, नौटंकियों से। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार का दावा किया जा रहा था मेरे विरुद्ध और जिन आईडीज का हवाला दिया गया था उनमें से कोई भी आईडी हमारी नहीं थी, या उन आईडी को चलाने वाले को हम पर्सनली नहीं जानते, उसी की आईडी है, या हमने उस प्रकार के कमेंट करने कहा नहीं था। तो कुल मिला के जो आरोप हम पर थे वो साबित नहीं होते थे। ऐसे हम उसमें संलिप्त तो थे भी नहीं उस रूप में, लेकिन जिस प्रकार के आरोप थे वो सबूत वैसे थे नहीं जैसा वो दिखा रहा था। वो तो उसमें मुझे आरोपी सिद्ध करना संभव नहीं था। खैर, वो पुलिस की जांच का मुद्दा था। तो इन लोगों ने देखा कि जांच हमारे विरुद्ध जा रही है और अभी तक मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। मतलब उन लोगों ने ऐसा देखा कि भाई निग्रहाचार्य का तो कुछ वैसा बिगड़ नहीं रहा। तब उन्होंने पूरा मुद्दा ही चेंज कर दिया और रंजना अग्निहोत्री की टीम में एक अभिषेक द्विवेदी, वही रंजना अग्निहोत्री जो मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की चेलिन है, और ये शिवांश कौन, पूरी शंकराचार्य का चेला। और पूरी शंकराचार्य जो मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य नहीं मानते और उधर वाले कहते हैं कि हमारे गुरु जी से समर्थन लेकर हमारा ही विरोध करते हो। तो दोनों की बनती नहीं, लेकिन निग्रहाचार्य के विरोध में दोनों एकजुट हुए। तो इस एकता का श्रेय हम स्वयं को देते हुए धन्यवाद कहते हैं। तो क्या किया उसने, ब्रजराज सिंह की कोर्ट में एक दायर किया मेरे विरुद्ध रिट याचिका कि ये व्यक्ति भागवतानंद गुरु मेरे बारे में कि ये तो न्यायपालिका को गाली देता है सर, इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाना चाहिए। डुअल बेंच थी, डिविजनल बेंच थी, तो एक लेडी जज एक जेंट्स जज। तो उन लोगों ने अपनी बातें देखी और कहा कि भाई अब क्या आरोप है, ये मिसकंसीव्ड पिटीशन है, आपने जो दायर किया वो एजी के अनुशंसा के साथ आपको दायर करना चाहिए, आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसीजर सही नहीं है। तो वहाँ भी इनकी दाल नहीं गली उस समय। तब इन्होंने क्या किया, फोरम शॉपिंग की। फोरम शॉपिंग कर अगर आप नहीं जानते तो आपको मैं बता दूं, मान लो कि मुझे आपके खिलाफ कोई केस करना है। अब जिस स्थान पर वो केस लीगली किया जाना चाहिए, जिस रूप में, जैसे मान लो कि मैं रांची में रहता हूं, तो मैं रांची के कोर्ट में या जुरिस्डिक्शन में ये केस करूंगा कि भाई देखो हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा है, मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध हमको ये शिकायत करनी है। तो ये तो एक लीगल जुरिस्डिक्शन हुआ। लेकिन चूंकि अगर रांची में मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है या मुझे लगता है कि मुझे पर्सनल बेनिफिट नहीं मिलेगा रिलेशनशिप का और मुझे मिलेगा तमिलनाडु में, मान लो, तो मैं तमिलनाडु चला गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और वहां अपना कोई लोकल गारंटर तैयार किया या लोकल लिंक निकाला, उसके घर में चला गया, एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया या वहां रहने लगा और वहां किसी अधिकारी से सेटिंग करके वहां मुकदमा किया, क्योंकि वहां मुझे प्रशासन या न्यायपालिका के निजी रिलेशनशिप का फायदा मिलेगा आपके खिलाफ। इसको कहते हैं फोरम शॉपिंग, कि जहां पर कायदे से वो केस होना चाहिए वहां केस नहीं हो रहा है। जहां हमारे रिलेशन अच्छे हैं, जहां हमारी स्थिति प्रशासनिक संगठन में अच्छी है, वहां हम निजी संबंधों का लाभ ले सके मुकदमे में, इसके लिए वहां जाकर हम केस करेंगे। तो यही मेरे साथ किया इन लोगों ने। लड़की कहां रहती है, ऋषिकेश में, रहने वाली कहां की है, अमृतसर की, पंजाब की। और पहले जो नोटिस भेजा गया सेम मुद्दे पर, उसी सेम मुद्दे पर जो है वो एड्रेस दूसरा है। लेकिन फॉरम शॉपिंग करने के लिए जब हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई तो आ गई शिवांश के घर में, शिवांश के घर का एड्रेस डालकर केस किया गया है। अच्छा ठीक है भैया, आपको यही सुविधा थी, आपको यही केस करना था, अच्छी बात है, आपको बुरा लगा, आपने केस किया, ठीक है। तो केस किस पर होता है, किन वीडियोज पर होता है, जो वीडियो आपसे जुड़े हों या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखें सिचुएशन की तो आपके गुरु से जुड़े हों। क्योंकि शंकराचार्य जी से जुड़े कुछ विषयों पर हमने बात की थी, तो ठीक है, आपसे या आपके अधिकतम मैक्सिमम लेवल पर गुरु से जुड़े मुद्दे हों। स्टालिन ने ईसाई मिशनरियों को
प्रोत्साहित करते हुए सनातन धर्म को मिटाने की जो बात कही, उस स्टालिन के विरुद्ध जो हमने बयान दिया उसका तो आपसे कोई मुद्दा नहीं था, वो बैन करवाया गया। उससे पुरी शंकराचार्य जी का या ज्योतिषपीठ शंकराचार्य का क्या फायदा हुआ? ठीक, एक वामपंथी ने पुरुषों को गाली देते हुए कहा था कि हम कुत्तों के स्पर्म से भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। तब हमने कहा था कि भाई भी पैदा कर लेना। उसका विजयाश्री से या पुरी शंकराचार्य से या शिवांश से कोई संबंध नहीं था, वो विशुद्ध रूप से उसी वामपंथी को दिया गया उत्तर था। और ये विजयाश्री वाले प्रकरण से कई साल पहले का वीडियो था, उसको भी बैन कराया गया। पुरी शंकराचार्य जी का जो वक्तव्य हमने सबूत के रूप में दिया था कि देखो शंकराचार्य जी स्वयं इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उस वीडियो तक को, अपने गुरु के वीडियो तक को बैन करवाया गया। ये खोखलापन है न्यायपालिका का। इसलिए हमने कहा इन दोनों जजों की प्रतिभा अद्भुत है। और प्रतिभा पर आते हैं, सुन लो, लोग जजों का नाम नहीं लेना चाहते और ऑन गोइंग केस में तो बचते हैं, लेकिन चूंकि मैं जान रहा हूं ये खोखलापन सिस्टम का, इसलिए बोलने का साहस रखता हूं, क्योंकि मैं इस नौटंकी का मदारी नहीं बनूं, मदारी के आगे नाचूंगा नहीं। मैं लखन पासी नहीं हूं और विष्णु तिवारी नहीं कि योर ऑनर मैं 20 साल जेल में रहा, आप छोड़ दीजिए, मैं बेगुनाह हूं। ये गिड़गिड़ाना हमसे नहीं होगा। और ये जो पिटिशन में प्रेयर और योर ऑनर और आई प्लीड, ये सब भी कानूनी भाषा है, वकीलों की भाषा है, वही जाने भैया क्या लिखते हैं। ये मेरे अंतरात्मा से निकले शब्द भी नहीं होते हैं और अब आगे होंगे भी नहीं। तो ठीक है, हम जब नोटिस आई घर में, 2 पुलिस वाले आए नोटिस लेकर, और उन दोनों पुलिस वालों ने पिताजी को नोटिस थमाई, बिना लीगल वारंट के या बिना अथॉरिटी के मेरे घर का वीडियो बनाया और शिवांश को सप्लाई किया। अच्छा मैं बता दूं, जो 2 पुलिस वाले वीडियो बनाकर शिवांश को सप्लाई किए थे, उन दोनों की पहचान मेरे पास अभी नहीं है। अगर किसी को पता चले वो थे कौन तो जरा मुझे बताइएगा। थोड़ा हिसाब उनसे हमको चुकता करना है, कुछ पर्सनल है। और उनकी खबर देने वाले को हो सकता है कोई बोकारो पुलिस में कार्यरत हो, तो आप भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आपकी 1 महीने की सैलरी जो है वो आपको अतिरिक्त मैं आपको अलग से दूंगा। बस उनका इन्फॉर्मेशन, ये व्यक्ति आकर आपके घर की रिकॉर्डिंग करके गया है, ये सबूत रहा। मुझे थोड़ा उनसे पर्सनल काम है, और क्या काम है बाद में बताऊंगा, जब काम हो जाएगा तब। बस मुझे उनकी पहचान नहीं मिली। आप लोग देख सकते हैं, शिवांश के पास वो वीडियो होगा, उसी से मांग लीजिएगा। तो आप पुलिस वाले हैं, आपका काम है कि नोटिस थमाइए और जाइए, या अरेस्ट वारंट है तो अरेस्ट करके जाइए। वीडियो रिकॉर्ड करके आप मेरे षड्यंत्रकारी विपक्षी को कैसे सप्लाई कर सकते हैं? अब कहोगे कि आपको विभागीय शिकायत करनी चाहिए, विभागीय जांच बैठानी चाहिए। आप कहेंगे कि इसका मुकदमा करो, किसके पास करो शिकायत? उसी विभाग के पास। क्या होगा? यहाँ पुलिस सरेंडर करने के बाद गोली मार दे रही है, कुछ हो नहीं रहा है, उसका प्रमोशन हो जा रहा है, और तुम विभाग में ही विभाग के खिलाफ कार्रवाई चाहोगे। और अधिक से अधिक क्या कार्रवाई? सस्पेंशन और ट्रांसफर। बहुत हुआ तो वो भी जब आरोप सिद्ध होगा, जब केस जीतिएगा तब। तो मेरे पास उतना धैर्य, उतना समय, उतना पैसा नहीं है। और अगर खरीदना ही है न्याय को तो तुमसे क्यों खरीदें? आप मान लो बाजार मोबाइल लेने जाते हैं, आप बाजार जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो आप कौन सी सब्जी लेते हैं? जो सस्ती में बेस्ट मिले। कौन सा मोबाइल लेते हैं? जिसका दाम कम से कम में हो जाए और क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो। एंड when this country is selling justice in open market, why shouldn't we buy the justice with low cost and maximum quality? जब पैसे से ही हमको न्याय खरीदना है तो तुमसे क्यों खरीदें इतना 20 साल लगाकर, भी घटिया क्वालिटी का जजमेंट जो कि जस्टिस है भी नहीं। मान लो किसी केस को लड़ने के लिए हमने 1 लाख रुपए खर्च किए और 10 साल हम वो मुकदमा चलाए, वो 1 लाख अगर हमको प्राइवेट व्यक्ति को दें, 2 दिन में जस्टिस करके ला देगा, आके उसको पकड़ के हमारे पैर में गिरा देगा। तो तुम्हारे पास हम क्यों जाएं? हम अच्छी क्वालिटी का न्याय कम दाम में खरीद सकते हैं, कम समय में खरीद सकते हैं। तो तुम तो अच्छी क्वालिटी का न्याय मिलने में बाधा बन रहे हो ना। यही कारण है कि 5 करोड़ के स्पेंडिंग कर दिए हो तुम। तो न्याय जो सही दे दे, कम समय में दे दे, कम खर्च में दे दे, हम उसके पास न्याय मांगने जाएंगे। तुम्हारे पास क्यों न्याय? और अगर तब तुम हमारे उस न्याय की प्रणाली में बाधा बनने आओगे तो इसका अर्थ है कि फिर तुम जस्टिस में हिंड्रेंस उत्पन्न कर रहे हो। और न्याय में जो बाधा उत्पन्न करता है उसके साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए? दोज हु आर इन फेवर से आई इन कमेंट्स। अब आते हैं जज पर। अब जज की बात ही सुन लो। ये तो हमने अभी आपको कैसे उस पिटिशन में भी क्या मुकदमा किया गया है, जो हमने त्रिपुरांबा शांभवी महाप्रपत्ति में, कारजिह्वा प्रशस्ति में, जो हमने रहस्यपूर्ण गूढ़ तंत्रोक्त भाव को प्रदर्शित करने वाले संस्कृत श्लोक लिखे हैं, उन श्लोकों के रहस्य को न जानने के कारण उनके आधार पर मुकदमा किया कि देखो इसकी मनोवृत्ति वेश्यागामी वाली है। वाह, तुमको संस्कृत का बोध नहीं, तुमको उन दार्शनिक पक्षों का बोध नहीं, तुमको उस साधनात्मक अवस्था में हुए चिंतन और अनुभवों का बोध नहीं, उस पर तुम मुकदमा करने गए हो।
अच्छा, अब जजों की बात सुन लो। जब हमारे पिताजी को नोटिस मिले, हम यहाँ थे नहीं, मध्य प्रदेश में थे, सतना के पास लिंग पुराण की कथा कर रहे थे, तो घर से फ़ोन गया कि भैया कोर्ट से नोटिस आया था। हम कहे भाई अब आएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तब तो जवाब देंगे, तो टाइम लगेगा, 10-12 दिन समय तो लगेगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे अधिवक्ता वहाँ पर गए थे कोर्ट, मतलब वर्चुअली अपियर हुए, और वर्चुअली अपेयर होकर बस इतना कहा कि जो हमारा मुवक्किल है भाई वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो बाहर हैं और घर आने में उनको टाइम लगेगा, तो प्री ऑक्यूपाइड उनकी व्यस्तताएं हैं, तो हमको थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि हम पढ़ सकें विषय को और फिर अपना पक्ष रख सकें। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही मध्य कुछ ऐसी बात नहीं हुई कि हमारे वकील को फटकारा गया, डांटा गया, सुनाया गया। जो पिटिशनर है वही फैलाने लगा कि इसके बूढ़े वकील को जो है सो डांटा गया, फटकारा गया, कोर्ट ने फटकार लगाई। तो संदीप देव अपने चैनल पर कहने लगा कि कोर्ट ने कहा भागवतानंद को कि पकड़ कर लाओ, कोर्ट में ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भैया, जब ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोर्ट ने उन पर एक्शन लिया कि तुम मिसगाइड मत करो, गलत रिपोर्टिंग मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जस्ट एंड फेयर रूल नहीं है ये, मीडिया लॉ के अगेंस्ट है ये, कहा नहीं कहा। कोर्ट के उन दोनों जजेज ने, अच्छा प्रशांत कुमार को नहीं पहचान रहे होंगे तो आप जान लें, प्रशांत कुमार वही जज है जिस पर शायद पार्टी वाला से झगड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुम कॉम्पिटेंट नहीं हो, तुम फैसला सिंगल नहीं दोगे, जब बैठोगे डिविजनल बेंच में बैठोगे। तो बाद में फिर इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट में क्लैशेज हुए, तो फिर वो रिमार्क वापस लिया गया, तो वही प्रशांत कुमार। और शेखर सर्राफ को जो नहीं जानते हैं बता दें, शायद शेखर सर्राफ के बाबूजी भी रहे थे जज, और कहाँ लंदन से बैरिस्ट्री करके आए हैं, और जुआ खिलाने वाली ऐप्स को भी टर्मिनेट करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया गया, कहा ये स्किल है, जुआ नहीं है। खैर, प्रतिभा तो आपको सब मिल ही जाएगा ऑनलाइन रिकॉर्ड में कौन कैसे हैं। तो ये क्या हुआ फिर, अब अगली डेट हुई, एक डेट दिया गया भाई इस तारीख तक आप अपना जवाब दाखिल करें। तो उस डेट तक जो है हम जवाब दाखिल करने के लिए जब तैयार हुए, तो जब कोर्ट बैठी तो जो केस का क्रम था अधिक था, तो उस दिन हमें अवसर नहीं मिला कि अपना पक्ष रख सके। तो हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, एक डेट और बढ़ गई आगे, तो और अच्छे से हम इस जवाब को ड्राफ्ट कर सकते हैं। एक तो हड़बड़ी में तैयार किया, तो थोड़ा और अच्छे से इसको हम पक्षों को व्यवस्थित करते हुए रखेंगे। इस बीच में फॉर एग्जाम्पल सपोज 12 तारीख की डेट मिली कि आप 12 तारीख तक अपना जवाब दाखिल करें। 12 तारीख तक जवाब दाखिल किया गया, किया जाना चाहिए, कहा गया। जजेज के इंटेलेक्चुअल लेवल को तुम देखो, हालांकि ऐसा कहना भी कंटेम्प्ट में जाएगा, लेकिन कंटेम्प्ट की बत्ती बना के पान में डाल लो तुम, अब हमको फर्क नहीं पड़ता है, अब हम थक गए इस नौटंकी, इस सर्कस से। जजेज की इंटेलेक्चुअल स्थिति तुम देखो, खुद डेट दे रहे हैं कि 12 तारीख तक आप जवाब दाखिल करें। 12 तारीख तक नहीं, 12 तारीख को आपकी अगली डेट है, उस दिन हमको जवाब चाहिए। ओके, वेल एंड गुड, जवाब तैयार है, आपको 12 तारीख को मिलेगा। उससे 4 दिन पहले हमारे वीडियोज बैन, तुमने हमारा पक्ष सुना नहीं सुना? तुमको कैसे पता चला कि वो वीडियो बैन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? तुमने हमारे वीडियोज देखे नहीं देखे, तो तुमको कैसे पता चला कि वो वीडियो बैन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? जो पिटीशन है, उस पिटीशन में भी आप देखेंगे तो जो लिस्ट ऑफ एब्यूजिव वर्ड्स दिया गया है, मान लो कहीं हम वेश्या शब्द का प्रयोग किए हैं, तो वेश्या शब्द के आगे ये नहीं बताया गया कि किस वीडियो में किस टाइम स्टैंप पर किस व्यक्ति को वेश्या कहा गया, बस चैनल की लिंक दी गई। अब चैनल में 700 वीडियो हैं, चैनल में जो है सो 20,000 मिनट से अधिक का कंटेंट है। उस 20,000 मिनट के कंटेंट में एक वेश्या शब्द, मानो अगर हमने कभी कहा हो, कहने के लिए भी कि वेश्या पिंगला ने भगवान की भक्ति की, ऐसा कहने के लिए अगर कहा होगा तो वो विजयाश्री को ही कहा गया। ये कैसे सिद्ध होता है भाई? तुम या तो वीडियो का लिंक टाइम स्टैम्प के साथ देते, या तो फिर टाइम स्टैम्प नहीं पता तो वीडियो का ही ओरिजिनल लिंक देते। चैनल की लिंक और केवल वर्ड देकर तुम पूरे वीडियो को बैन करो। पूछा जज ने कि कौन कौन से वीडियो बैन करवाने हैं, और गूगल मेटा वालों को कहा कि ऐसा वीडियो बैन करो, डायरेक्ट वीडियो बैन। तुमने न वीडियो देखे, न तुमने हमारा पक्ष सुना, खुद तुम जो डेट देते हो उस डेट से पहले तुमने वीडियो बैन कर दिए। अब कहो कि नहीं, महिला की डिग्निटी की बात थी इसलिए बैन करना जरूरी था, बाद में वीडियो देखेंगे, आपका पक्ष सुनेंगे, अच्छा लगेगा तो खुलवा देंगे। तो ठीक है भैया, केवल वही वीडियो बैन करते जिस वीडियो का संबंध पिटिशनर से होता। जिस वीडियो का संबंध पिटिशनर से है ही नहीं, पिटिशनर के गुरु से नहीं है, पिटिशनर के साथ ये विवाद शुरू होने के कई साल पहले की जो वीडियो है उनको तुमने क्यों बैन किया? खास करके तब जब हम अपने हिंदू धर्म को डिफेंड करने के लिए ईसाई मिशनरीज को एक्सपोज कर रहे थे, और पिटिशनर खुद ईसाई मिशनरी है भी नहीं,
ये बुद्धि का स्तर है। प्रशांत कुमार और शेखर सर्राफ का फैसला ऐसे दे रहे हैं, और यही कारण है, यही मनमानी और यही मूर्खता से थक कर अवध बार एसोसिएशन को इन दोनों जजों के खिलाफ बहिष्कार की घोषणा करनी पड़ी, हड़ताल पर चले गए। अंततः प्रशांत को वापस भेजा गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। ये बात है। ये जो योर ऑनर और योर लॉर्डशिप का जो चोंचला है ना कि प्रेयर कर रहे हैं, इस नशे से भांग धतूरा से निकलो बाहर। 12 तारीख की डेट खुद दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 8 को बैन कर दे रहे हो वीडियो, वो भी बिना देखे, बिना मेरा पक्ष सुने, और तुम जज बने हो, तुम जस्टिस करोगे, और हम तुम्हारे पास जाए इस आशा से कि तुम न्याय करोगे। क्यों जाएगा व्यक्ति तुम्हारे पास? और तुम किस हक से, किस अधिकार से, किस योग्यता से तुम हमारे मैटर पर इंटरफेयर करोगे भाई? तुम हाईकोर्ट के जज बनकर फैसला करोगे इस बुद्धि के, और ये प्रोसीजर है तुम्हारा। फोरम शॉपिंग तुमको दिख नहीं रही। डिलिबरेटरी कैसे हमारे विरुद्ध बार बार षड्यंत्र किया जा रहा है, उसी आशियाना थाने में फर्जी मुकदमा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फर्जी मुकदमा, अभी यहां पर भी फॉरम शॉपिंग करके उन वीडियोज के ऊपर जो वीडियो अनरिलेटेड है तुम्हारे मुद्दे से, और वो भी उन पुलिस वालों के द्वारा नोटिस भिजवाकर जो हमारे घर की वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसी षड्यंत्रकारी को सप्लाई कर रहे हैं। तुम समझते क्या हो हमको अपना कुत्ता, कि तुम कहोगे कि आ जाओ और हम यस सर योर ऑनर कहते आ जाएंगे। बात करते हैं यहां पर नेताओं का आगे पुष्ट डुलाने वाले कुत्तों के समान पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए तुम लोग जज बने हो। नहीं जाएंगे हम तुम्हारे यहां। और सुन लो, एक कोई अभिनव देवेश शुक्ला है, डीएम है या क्या मजिस्ट्रेट है, अभी शायद ट्रांसफर हो गया, पहले बस्ती कोर्ट में था। उसको भी अगर ये हो तो वीडियो में नाम बता रहा हूं, डिजिग्नेशन बता रहा हूं, उसको भी सुना देना, दिखा देना वीडियो। रामभद्राचार्य की ओर से कोई त्रिपाठी चेला है, उसका हमारे पुस्तकों पर केस किया था 2-3 साल पहले, 4 साल पहले का मुकदमा है। गोरखपुर से 2 पुलिस वाले सीधे हमारे पास आ गए, हमारे घर में वारंट लेकर। सीधे वारंट, ये प्रोसीजर है तुम्हारा, ये पढ़ा है तुमने कानून, नोटिस भेजा तुमने। नोटिस छोड़ो, एक व्हाट्सएप मैसेज एसएमएस भी भेजा तुमने कि भैया तुम्हारे ऊपर अमुक धारा में अमुक मुकदमा हुआ है, तुम अमुक तारीख को अपना पक्ष रखो या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो। कुछ कहा नहीं कहा, सीधे वारंट। हाँ, कोर्ट रोजीनामा में, मिनट बुक में, रजिस्टर में मेंटेन है कि हाँ समन इशू किया गया या जो जारी किया गया नोटिस, हम तक नोटिस पहुंच नहीं रहा है। तो तुमको जांच करनी थी कि अगर एक्यूज जो किस केस में हम हो गए उसके ऊपर अगर नोटिस जारी हो रहा है और नोटिस नहीं पहुंच रहा है तो ये डाकखाना की गलती है, या ये उसी कोर्ट से जो निर्गत हो रहा है कागज, वहीं कोई लोकल अपना इन्फ्लुएंस दिखाकर उस फाइल को दबा दे रहा है। ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? लेकिन नहीं, 3 नोटिस आनी चाहिए, एक एसएमएस तक नहीं आया, सीधे वारंट आया। हम क्यों जाएंगे तुम्हारे यहाँ? पहले हमने सोचा था कि हम वारंट का जवाब देंगे, हमारे अधिवक्ता को देना होगा, देंगे, हमको पर्सनली कोई मैटर नहीं। हमारे पास अगर पुलिस वाला अब अगर वारंट लेकर आ गया भैया तो अकेले मत आना, 4-5 आदमी लेके आना, क्योंकि अकेले तो तुम जाओगे नहीं। अब हम स्पष्ट, इसको तुम धमकी मानो, थ्रेटनिंग मानो, मेरा हक मानो, जो मानो मानो। नोटिस तुमने नहीं भेजी, सीधे वारंट भेजा। तो हमारे घर में जो पुलिस वाले आते हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमारे विरोधी सप्लाई करते हैं। हम अपने घर की सुरक्षा के लिए पहले प्रतिबद्ध हैं, तुम्हारी रोजी चलाने के लिए, तुम्हारा करियर बनाने के लिए, कि तुम जज बने हो, तुम्हारा काम है फैसला देना, तुम्हारा काम, तुमको सैलरी मिल रही, तुम्हारा पेट पालने के लिए हम तुम्हारे कोर्ट में हाजिरी नहीं लगाएंगे। और अगर तुम जो है हमारे घर पर बल प्रयोग करोगे तो तुम्हारी बॉडी भी टाइटेनियम की नहीं बनी है। हमारा शरीर 42 किलो का ही होगा जरूर, लेकिन हमारे अंदर वो निर्भयता है कि हम धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कि कह दें कि निपटा दिए जाएंगे। निपट जाएंगे भैया, जाओ, देखा जाएगा तब। कोई पहला नया शरीर नहीं लिए हैं, बहुत शरीर बदले हैं, 2-4 और बदला जाएगा तो घर की पूंजी नहीं जा रही है। हमारी कर्म है, अपना प्रारब्ध है, जहां जाएंगे वहां मिलेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख। कानपुर केस का वही हाल है, 2-2 केस वहां चल रहे हैं, फाइलें गुम हो गई है भैया, बताओ। एक्यूज को भी कॉपी मिलनी चाहिए, नहीं मिली है। नोटिस मिलने चाहिए, नहीं मिली, सीधे वारंट आ रहा है। 2 केस कानपुर में, 1 केस बस्ती में, लखनऊ हाईकोर्ट में केस, आशियाना थाना में केस। अच्छा, हमारे विरुद्ध केस हो तो डायरेक्ट वीडियो बैन, बिना मेरा पक्ष सुने जाने, और खुदो जजों ने भी वीडियो नहीं देखा। बिना नोटिस के वारंट। लेकिन हम अगर मुकदमा कर दें तब हाल सुनो। जुलाई का मामला, जुलाई पहुंच गया है, साल भर हो गया, सोल एफर्मेशन नहीं करा सकी है रांची की मजिस्ट्रेट कोर्ट। 40 कोर्ट्स बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, कमरा नंबर 25। पहले मनीष मिश्रा मजिस्ट्रेट बैठते थे, अभी एंजेलिना जोन्स बैठती है। नाम बता दिया, रूम बता दिया, लोकेशन बता दिया, जाकर वेरीफाई कर लेना। केस संख्या 30-402/2025, 30-404/2025, 30-405/2025, इतना बता दिया। लखनऊ हाईकोर्ट का है 99-31/2025। रिट सी चेक कर लेना, ऑनलाइन स्टेटस। एफआईआर हमने किया, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में लिखा, 3 आरोपियों के विरुद्ध, 4 के विरुद्ध केस किया। अगले दिन सोल एफर्मेशन होना था, नहीं हुआ।
ठीक है, कोर्ट है भाई, प्रोसीजर है, काम अधिक होता है, उतना समझ के सब चलते हैं। भाई कोर्ट गए हैं तो एक दिन का काम 2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि काम बहुत अधिक है। ठीक है, दूसरे दिन भी नहीं हुआ, तीसरे दिन भी नहीं हुआ, चौथे दिन भी नहीं हुआ, 5वें दिन भी नहीं हुआ। सोल फॉर्मेशन, बस इतना तक नहीं, 10 मिनट का काम आप नहीं कर पा रहे हैं। और कोर्ट डेट के चक्कर में 3 मुकदमे हैं। कोर्ट डेट के चक्कर में हम अपना कार्यक्रम छोड़ें, अपनी तपस्या छोड़ें, अपनी साधना छोड़ें, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके पैसा खर्च करके आवें, सब मैनेज करें। और कोर्ट जाने पर, अच्छा देखिए, मैं कोर्ट जाता हूं तो मैं बहुत तामझाम के साथ नहीं जाता हूं, 10 चेले लेकर जाऊं, एक बैग ले जाता हूं, एक फाइल ले जाता हूं, कोर्ट में आराम से बैठता हूं, जो बात है कह के निकल जाता हूं। यही मेरा स्टाइल है, यही मेरा सिस्टम है। ऐसा नहीं कि 10 चेले लेकर जा रहा हूं और पूरा जय जयकार हो रहा है कि बहुत बड़े महापुरुष आए हैं, कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी आया है, कि बहुत बड़ा गुंडा आया, कुछ नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई नहीं। भैया एक सिटीजन को, एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया जिस प्रकार से जा रहा चाहिए, जैसे जाता है कानून की नज़र में, इक्वलिटी बिफोर लॉ को मानते हुए, वैसे ही जाते हैं, कोई ताम झाम करते नहीं जाते, ताकि वो फील हो कि एक कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ क्या ट्रीटमेंट मिलता है थाना और कोर्ट में। तो बात ऐसी हो गई। तो मनीष मिश्रा थे उस समय। मनीष मिश्रा लखनऊ के ही हैं मूलतः, अभी तो धनबाद ट्रांसफर हो गया। तो हमने थोड़ा लिंक भिड़ाया कि भाई कहीं मिश्रा ब्राह्मण है, शिवांश द्विवेदी वाले पक्ष से कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, लखनऊ के हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं। हालांकि फिर भी हम तो अपनी ओर से रखो कि देखो, नेवर ट्रस्ट अ जज हु इज सिटिंग ऑन अ बेंच, नेवर ट्रस्ट अ जज व्हेन इन बेंच, एंड नेवर ट्रस्ट अ पुलिसमैन व्हेन इन यूनिफॉर्म। कभी नहीं, कभी नहीं। बाप भी हो तो नहीं, बाप भी अगर वर्दी में हो और जज हो बेंच पर, तो कभी नहीं, वो आपका सगा नहीं हो सकता। उस गद्दी में वो करप्शन है जो उसके बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, कभी नहीं। अगर वो आपके लिए काम कर दे रहा है तो आपकी किस्मत जानी, भगवान को प्रणाम कीजिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको, उसका वास्तविक इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर जानिए। ये इस देश की स्थिति है। तो फिर डेट मिली 2-4 दिन के बाद कि भैया हाँ सोल फॉर्मेशन होगा। गए, दिन भर बैठे रहे, नंबर नहीं आया। क्यों? तो फाइल गुम है। 4 दिन पहले हमने पिटीशन दायर की, फाइल गुम है। हमने कहा भैया हम भी फाइल एक कॉपी लेकर आए, उसी से करा ले भैया। तो नहीं, हमको रिकॉर्ड रूम से फाइल चाहिए। तो जब फाइल मिलने में लेट हुई तो हमारे वकील साहब ने जाकर पूछा भाई क्या हो रहा है, अभी तक तो हो जाना चाहिए था, गुरुजी का क्या हुआ मैटर? बोले फाइल नहीं मिल रही है। तो फाइल नहीं मिल रही, इसका दोषी कौन है? हम हैं कि न्यायपालिका है? तो हम क्यों भरोसा करें? तुमसे 4 दिन पुरानी फाइल नहीं संभाली जा रही है, तुम हमको न्याय देगा जी? ठीक है भैया, तो फाइल मिलेगी। 2 डेट तक तो फाइल ही गुम रही, और तीसरे डेट में मिश्रा जी का ट्रांसफर हो गया। तो जब तीसरा डेट आया तो हम बोले मिश्रा जी तो हैं बेंच पर, तो बताइए कि सोल में एफर्मेशन करा लें। तो तब तो ट्रांसफर होने वाला है, तो अब तो पुराने पेंडिंग जो पहले से केस जिनका हो रहा है उसको अब फाइल क्लियर करके बढ़ेंगे आगे। तब नई जज आएंगे, एंजेलिना जोन्स, तब वो फैसला करेंगे। हमने ठीक है भैया, अब वो आए तो आए 1.5-2 महीना बाद। अब उनकी बहाली हुई, बहाली के बाद फिर अब प्रोसीजर समझ रहे हैं क्या क्या मुकदमा पहले से यहाँ चल रहा है। ठीक है, फिर डेट मिली, फिर गए, फिर डेट मिली। तो किसी डेट में क्या है कि 3 घंटा बैठे मजिस्ट्रेट और चले गए, पता नहीं क्या करने गए, किसका भोज श्राद्ध पिंड करने गए थे। 3 घंटा की मात्र कोर्ट बैठ रही है। 11 बजे कोर्ट बैठ रही है, 2 बजे ओवर। उसके बीच में लंच टाइम भी है। हाँ, उसके बीच में लंच टाइम भी है। चाहे 2 बजे गया, अब नहीं सुनेंगे, अब अगली डेट, और डेट मिलेगी 1.5-2 महीने के बाद। ठीक है, फिर उतना काम मैनेज करके आओ कोर्ट। बहुत अच्छा। लेकिन हमारे ऊपर अगर मुकदमा हो तो बिना नोटिस के सीधे वारंट घर में आ जाता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग करके सप्लाई करते हैं पुलिस वाले, और जज बिना वीडियो देखे बैन करते हैं हमारे वीडियो। तो हम क्या समझें? न्यायपालिका हमको न्याय देने के लिए नहीं बनी है। जुडिशियल एक्सप्लॉयटेशन, एंड आई विल नॉट अलाउ द जुडिशरी टू एक्सप्लॉयट मी इन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। बहुत हुआ सम्मान। तो कभी डिपोजिटर नहीं आया है, कभी अधिवक्ता ही नहीं आ पाए हैं, कभी हम लोग सब उपस्थित हैं तो मजिस्ट्रेट जो है वही टाइम नहीं दे रहे हैं। तो सब उपस्थित है तो बार इलेक्शन का आ गया टाइम कि होगी पार्टी, बजेगा गाना, बार इलेक्शन में जरूर आना। तो उस दिन काम में नहीं होगा। यही नौटंकी जुलाई टू जुलाई चली, और इस नौटंकी के चक्कर में 50,000 भी हमने लगाए, और अपने जीवन के 30 दिन भी लगाए। वही 50,000 में अगर हम सड़क का कोई भिखारी को दिए रहते हैं कि ये रहा फोटो, ये रहा आदमी, ये रहा 50,000 रुपया, घर से उठाकर लाकर एक को मेरे सामने पटकता, ऑन द स्पॉट, ऑन द रोड, ऑन द स्ट्रीट हमको जस्टिस मिलती। तुम सड़क के भिखारी की योग्यता नहीं रखते हो, तुम भले अपने नाम के आगे और ऑनर लगाते होगे। ये हिंड्रेंस है, जुडिशरी ही हिंड्रेंस है सबसे बड़ा जस्टिस में। वो कोई इकोनॉमिक एडवाइजर था ना, वो कहा था इंडियन गवर्नमेंट के पैनल में है, जिसको सब कोर्ट ने फटकार लगाई थी पता नहीं किस अधिकार से। जुडिशरी इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन जस्टिस, कम से कम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ऐसा ही है, कंटेक्स्ट में। तो ये हाल हो गया।
आज जुलाई टू जुलाई साल भर हो गया, सोल इन्फॉर्मेशन ये नहीं करा पाए, कभी डिपोजिटर नहीं आया है, तो कभी मजिस्ट्रेट नहीं आया है, तो कभी फाइल नहीं मिल रही है, तो कभी इलेक्शन हो जा रहा है, तो कभी सब है, लेकिन 2 घंटा बैठेंगे। तो अब जुडिशरी को मैं प्रतिबंधित करता हूं हमारे मामलों में दखल देने से, और इसके रिटर्न बल्कि हम बनाकर कि हम ये जितने हमने केस बताए हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट, उस सब में इमीडिएट इफेक्ट से विथड्रॉ करता हूं। अगर कोर्ट उसको विथड्रॉ मानती है तो माने, नहीं मानती तो भाड़ में जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, आग लग जाए कोर्ट में, सारे जजों के घर तबाह हो जाए, नालायक सब संतानहीन हो जाए ये लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हम कोर्ट नहीं जाने वाले। तुम अरेस्ट वारंट हमारे घर भेजोगे, हम घर में रहेंगे, घर में मरेंगे, हम लड़ते मरेंगे तुमसे, लेकिन हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम अब हमारे लिए न्याय करने का स्थान नहीं रहे। तुम मीडिएटर नहीं हो, या तुम जज या तुम जस्टिस नहीं रहे, तुम अब प्रोटेक्टर ऑफ कंस्पिरेटर्स बन गए हो। तुम अब हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों के पक्षधर हो, तो अब तुम्हारे ऊपर काला कोट रहता है, खाकी वर्दी रहे, तुम हमारे लिए, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एक अपराधी से अधिक कुछ भी नहीं हो। तो मैं घोषणा करता हूं, एज एन ऑनरेबल सिटीजन ऑफ इंडिया, आई प्रोहिबिट द पुलिस फोर्स एंड द जुडिशियल माफिया टू इंटरफेयर इन माई मैटर्स। और अगर आपने अब इंटरफेयर किया तो आप इस तरीके से कन्फ्रंट किए जाएंगे कि पीढ़ियां फिर उसको कोर्स में पढ़ेंगी कि कोई था भारत का नागरिक, पढ़ाया जाएगा, नाम चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, एक जज था जो निग्रहाचार्य के विरुद्ध वारंट जारी किया था और फिर ये उसके साथ हुआ। आप इसको डायरेक्ट थ्रेट टू जुडिशरी मानने के लिए स्वतंत्र हैं, डायरेक्ट थ्रेट टू सिस्टम एंड लॉ एंड ऑर्डर मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आप मानने को तो आप खुद को भगवान मान रहे हैं। मोदी जी अपने आप का अवतार नहीं मान रहे, अवतार द नेशन बेंडर, ऐसा बेंड करके निहुराऊंगा कि जीवन में सीधा नहीं हो पाओगे। तो मानने को तो कुछ मान ही रहा है ना। अब हम भी मानेंगे। द नॉट सो ऑनरेबल जुडिशरी कांट इंटरफेयर इन माई पर्सनल मैटर्स एज ऑनरेबल सिटीजन ऑफ इंडिया। अरे तुम्हारा घर चला रहे हैं हम, जुडिशरी हमारे घर थोड़े चला रही है, हमारे दिए टैक्स के पैसे से तुम्हारे फॉरेन टूर्स के खर्चे, तुम्हारे दारू से लेकर लड़कीबाजी तक के खर्चे निकलते हैं जजों। तुम्हारी पूरी अय्यासी का खर्चा ये देश उठा रहा है, और फिर भी इस देश को तुमसे न्याय नहीं मिल रहा है। सुनने को मिलता है कि तुम कॉकरोच हो। कॉकरोच जनता पार्टी कोई संबंध इस बयान से नहीं है, वो भी वैसे ही नालायक है, उतने ही नालायक है। कहने का मतलब ये है कि तुम इस देश के जनता को पैरासाइट समझते हो, कॉकरोच समझते हो, और खुद को भगवान समझते हो कि अपने पीछे भगवान है, तो तुम नहीं हो। इवन एज अ कॉकरोच द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर बेटर देन डॉग सिट्स लाइक यू। तो मैंने ये घोषणा की है, और एक छोटा सा लेटर भी लिखा है, मैं वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के सुना देता हूं, ज्यादा लंबा चौड़ा हमने किया नहीं है। दिस इज टू रिमाइंड यू दैट द सैलरी एंड ब्राइब्स, इफ एनी, of the judicial authorities come from the hard-earned money of citizens, and as being a moral and humble taxpayer of India, it was expected, according to the constitutional claims, that I will be provided justice whenever mattered. Since many years, I have been continuously assaulted by the anti-social elements who spread defamatory rumors, threatened and abused me and my family continuously, and neither judiciary nor the police did anything effective to resolve the situation. I and my kins lodged many FIRs, which were themselves very difficult to file at the first place, and also some court cases, more than 7, in different series of actions, but that was total waste of money, time and dignity to trust over useless and corrupt institutions like judiciary and police. In fact, when my opposers conspirated to file fake cases against me, the judges quickly issued warrants against me without even giving proper notice, banned my speeches, and also the policemen illegally trespassed my house to record videos and supply them to the conspirators. I am not interested to make this letter lengthy and include more details, as I have already explained the facts multiple times in hundreds of pages only to be ignored. The main announcement is the immediate withdrawal of all 3 cases admitted before CJM Ranchi, complaint case 30-402/2025, 30-404 और 30-405/2025 ड्यू टू एक्सट्रीमली इनकॉम्पिटेंट एंड इग्नोरेंट बिहेवियर ऑफ द कोर्ट अथॉरिटीज टुवार्ड्स माई कॉजेज। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, रहने दे जस्टिस, हम कर लेंगे। और हम जब जस्टिस करेंगे तब अगर तुमने इंटरफेयर कर दिया लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, तो उसकी जो दुर्गति करेंगे उससे बहुत अधिक तुम्हारी करेंगे, उसका तो नहीं तुम्हारा नाम इतिहास में जरूर अमर कर देंगे। तो अपना ही कर बैठेंगे। अब थक गए हम इस टॉर्चर से। I do not want to waste my time by appealing in higher courts because the same immoral system is present there also.
I gave the judiciary multiple opportunities to fulfill its purpose, but even after 1 year of occurred crime, the court failed to even record my sole affirmation in the matters. I want justice and I will have it one way or either, but this time I will not allow the judiciary to cause hindrance and waste my time and resources. Judiciary must remember that it doesn't feed the people of India. The citizens are one who pay forced taxes and bribes to please the government to bear every expense of judges from their foreign vacations to wine and horse. I thank the judiciary for making me learn their uselessness this soon, and also thank myself for withdrawing the cases and lowering the burden on judiciary. Almost no one from the legislature, administrative or judicial body of India follows and respects the law. They only manipulate the laws for their ease accordingly, so why should only us? I must also state that such an incompetent, immoral and corrupt institution like judiciary and police is prohibited from interfering in my matters from now onwards. I will not allow such corrupt cartels to exploit me anymore in name of law and order. I announce liberty from judicial atrocities, and anyone who violates this prohibition will be confronted in manner rememberable for generations. I will regain my trust on judiciary when I will have enough money to lure them with enough money to purchase the judges, or enough resources to lure them with post-retirement benefits. But for now, I have it enough. ऑनरेबल सिटीजन ऑफ इंडिया श्री भागवतानंद गुरु। देखिए, भारत में जुडिशरी का अस्तित्व ऐसे भी सुरक्षित है नहीं। मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ ही रही है और इस देश में आगामी दशक एक गृहयुद्ध का दशक होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू मुसलमान ही पहले लड़ेंगे, कोई मुद्दा हो सकता है। वो मुद्दा नीट पेपर लीक हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, जुडिशर की जजेज की लतखोरी हो सकती है, पुरुषों का अनावश्यक शोषण प्रताड़ना और जजों का महर मौगा होना हो सकता है। अ क्राइंग वुमेन इज ऑलवेज राइट एंड वी शुड प्रोवाइड हर द लार्जेस्ट एलिमनी पॉसिबल एंड ऑल्सो गेट अवर प्रिविलेज्ड कमीशन। जो मानना है मानिए। तो ये जो नंगा नाच जुडिशरी कर रही है कानून के नाम पर और पुरुषों की हत्या करवा रही है, महिलाओं को अनावश्यक छूट दे देकर 500 रुपया में तो मर्डर करवा रही है ना जी न्यायपालिका। तो देश में गृहयुद्ध होगा। मैं उकसा नहीं रहा हूं, मैं आपको आंखें खोलकर वो भविष्य दिखा रहा हूं जो मैं देख रहा हूं। और आवरी टावर्स से खींच खींच कर ये पीटे जाएंगे। देखो, जज की हड्डियां भी कोई अलग से दधीची की तो बनी नहीं। और मुसलमानों ने 7-9 जुडिशियल ऑफिशियल्स को तो कैद करके रखा ही था। अभी थोड़ा सा वो शांत है ताकि अंदरूनी रूप से इस देश में अपनी स्थिति और मजबूत कर सके और सरकार पूरा साथ दे रही है उनका। इसमें बटेंगे तो कटेंगे चुनावी जुमला है। असली जुमला तो सेम डीएनए है। राम जी माँ में हिंद वाला असली जुमला है। तो कुल मिला के बात यह है, जज तो काफिर है मुसलमान के लिए और हमारे लिए नास्तिक मिलेच्छ। तो वो जितना कानून का सम्मान करेंगे उतना हम भी कर लेंगे। जितना पीएम केयर फंड्स और कॉलेजियम वाले कानून का सम्मान करते हैं उतना ही हम भी कर लेंगे। नॉट लेस अ पेनी नॉट मोर अ सेंट। बस आप बता दीजिए कि कानून का आप कितना पालन करते हैं। एज जस्टिस जसवंत वर्मा और मिस्टर अमित शाह एंड मेनी अदर ऑनरेबल पीपल ऑफ दिस कंट्री, जितना आप इस देश में कानून का सम्मान करते हैं, नॉट लेस अ पेनी और मोर अ सेंट, हम उतना ही सम्मान करेंगे इस देश में। तो यही अनाउंसमेंट करना था कि हम जितने भी केस आज तक जितने लोगों पर किए सब तत्काल प्रभाव से हम वापस लेते हैं। एक औपचारिक लेटर भी हम छोड़ देंगे। तुमको अपने रिकॉर्ड में चढ़ाना होगा विथड्रॉल, चढ़ाना नहीं चढ़ाना होगा, तुम अपना डेट पर डेट देते जाना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम आएंगे भी नहीं अब तुम्हारे यहाँ कभी हाजिरी देने। कोई हम पर कितना भी केस करे और वारंट इशू करे, हम अभिमन्यु से दुगुना जी चुके। द नेक्स्ट मिनट इफ आई विल डाई आई विल नॉट लूज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरा जीवन संतुष्ट है, सफल है। हर हर महादेव है, हर हर मोदी नहीं। हम पुलिस वाले के पास जाएं तो पुलिस एफआईआर नहीं लिखेगी, वो जाए तो एफआईआर लिख लेगी। हम ले देकर किसी प्रकार से जोड़ तोड़ करके एफआईआर लिखाने में सफल भी हो जाएं तो एफआईआर जब तक जीरो एफआईआर हमारे लोकल थाना में जाएगा, मिलने के 2 महीने के बाद वो एडमिट करेंगे, वो भी सारी सुसंगत धाराओं में नहीं, अपनी मनमानी धाराओं में। वो जब नोटिस भेजेंगे तो उसमें अपना कहीं भी पूरा नाम पता फोन नंबर नहीं लिखेंगे ताकि नोटिस मिले ही नहीं। और किसी प्रकार से अगर नोटिस मिलवाने का दबाव डलवाया जाए, कांटेक्ट किया, बात कीजिए आरोपियों से क्योंकि नंबर आपके पास है, तो अंदरूनी सेटिंग ये हो जाती है कि आरोपी के घर के सारे लोग एक साथ बीमार पड़ते हैं और 14 दिन के लिए बेड रेस्ट में चले जाते हैं और सेम डॉक्टर सबका इलाज करके मेडिकल सर्टिफिकेट भी जारी कर देता है। 1 साल में 100 इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं करवा पाता है। कभी मजिस्ट्रेट मर जाता है, कभी उसका छठी हो जाता है, कभी उसका जनेऊ हो जाता है, कभी परीक्षा हो जाता है, कभी ब्याह हो जाता है।
कभी टाइपराइटर नहीं आया है, तो कभी वकील नहीं आया है, तो कभी मजिस्ट्रेट नहीं आया है, तो कभी इलेक्शन हो जा रहा है, तो कभी डिपोजिटर नहीं आया है, तो कभी लाइट कट गई है, तो कभी भूकंप आ गया है, तो कभी मोदी जी का बर्थडे मन रहा है, तो कभी मन की बात चल रही है। बस हमारा नहीं हो सकता है 10 मिनट का काम साल भर में। और उनका जो है सो जज बिना वीडियो देखे बैन कर दे रहा है हमारे वीडियो, बिना नोटिस के वारंट आ जा रहा है। हम अगर अपने पक्ष में सफाई में कोई वीडियो बनाए भी कि देखो उनका लगाया आरोप गलत है, ये सारे सबूत हम दे रहे हैं, तो प्राइवेसी रिपोर्ट हो जा रही है वीडियो की। तो अगर तुम हमारे सहनशीलता को हमारी कायरता और कमजोरी मानते हो और प्रोसीजर को फॉलो करने को हमारी बेवकूफी मानते हो, तो प्रोसीजर रहने दो, हम जस्टिस करेंगे। और जस्टिस होगा तो जरूर, तरीका भले तुमको पसंद नहीं आए। और तब अगर उस जस्टिस में तुम अगर विरोध उत्पन्न करते हो, तो फिर तुम न्यायिक संस्था नहीं रहे, तुम अपराधियों को प्रोत्साहन देने वाली संस्था रहे। मैंने अपने जीवन में हराम का 1 रुपया नहीं खाया इन जजों के सैसा, इसलिए मैं नाम लेकर बोल सकता हूं। मैंने अपने जीवन में चरित्रहीनता को स्थान नहीं दिया, इनके समान व्यभिचारी चरित्र नहीं है हमारा, इसीलिए हम खुलेआम इनको चुनौती दे सकते हैं। और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि हमारा जीवन 1 दिन बचा है कि 100 साल बचा है, मर्द के समान बचा है। और हम ये नहीं कहते कि चुप रहने में भलाई है, नहीं तो निपटा दिए जाओगे। हमारा दबदबा कम हो सकता है, लेकिन खरा है। हमको जान की धमकी दे दे कोई व्यक्ति, हमारे माथे को काटने पर इनाम रख दे, और उस व्यक्ति का सारा डिटेल देने के बाद ही मुंबई पुलिस जैसी नामी संस्था जो है, जिसको जो है सो एकदम यहाँ पर पता नहीं क्या एकदम गंधर्व लोग की सेना की दर्जा मिली हुई है, वो 2 साल में खोज नहीं पा रही व्यक्ति को, ट्रेस नहीं कर पा रही। हमारे जान को खतरा हो, हमारे परिवार के जान को खतरा हो, हमारे पर हमले हो जाए, पुलिस को कोई मतलब नहीं, कंप्लेंट करने के बाद भी मतलब नहीं। और वो अगर कंप्लेंट कर दें तो सीधे सीधे हमारे पूरे के पूरे अस्तित्व को ही बैन करने की बात होने लगती है। और अगर हम अपना पक्ष रखना चाहें वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो प्राइवेसी रिपोर्ट करके बैन कर दी जाती है, पूरा चैनल उड़ा दिया जाता है। और कोर्ट में जो तारीख हमको दी जाती है जवाब दाखिल करने की, उससे पहले वही जज हमारे वीडियो बिना देखे बैन कर देता है। तो समझ लो कि लगता है जज साहब कहीं फिर से एक प्लॉट देख रहे हैं। खरीद लिए हो क्या? खरीद ही लोगे, प्रतिभा है ना, खरीद ही लोगे। बिना वीडियो देखे वो वीडियो बैन किया जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या उसका कोई संबंध भी पिटिशनर से है कि नहीं, उसमें टॉपिक क्या चल रहा है, ये भी जिसको देखने की जरूरत नहीं, सीधे फैसला देने के लिए आ गया, वो मनुष्य की पैदाइश नहीं हो सकता, वो यमराज भैंसे कंडकों से ही पैदा हुआ है। ये न्याय की बुद्धि उसी में हो सकती है भैया। हम केस करें तो ना सोल एफर्मेशन होगा, ना अरेस्टिंग होगी, नोटिस भी आधा अधूरा भेजा जाएगा, नोटिस मिलते ही सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे, सेम मेडिकल रिपोर्ट एक ही डॉक्टर तीनों का पास कर देगा, और फिर भी आयोग को कोई संदेह भी नहीं होगा। और जान की धमकी मिलने के बाद भी 2 साल सारा सबूत इन्वेस्टिगेशन का तो हम दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो कोई बात नहीं। अब नचाएंगे हम और नाचोगे तुम। अब इस सर्कस का रोल बदलेगा और मजा आएगा, जनता को भी और सिस्टम को भी। ये मजा तो मुसलमान ऐसे भी 10-20 साल में देने वाले हैं। किसी को पहला होना था, भारत की ओर से शुरुआत हमने कर दी है। अपना अपना आप लोग देख लीजिए। मैं अपने आप को विष्णु तिवारी और लखन पासी नहीं बना सकता हूं, जो जुडिशरी माफिया का शिकार हो जाए निरपराध होने के बाद भी। हमको पता है हम बेगुनाह हैं, हमने कह दिया हम बेगुनाह हैं, हम बेगुनाह हो गए। उसके लिए तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि तुम्हारे कोर्ट में जाकर हम कहें कि वो हम बेगुनाह हैं। और जो मेरा गुनहगार है उसको दंड देने के लिए हम तुम्हारे ऊपर आश्रित भी नहीं रहेंगे। तुम्हारे ऊपर जितना भरोसा करके जितना समय और संसाधन लगाएंगे, उससे कम खर्च, कम संसाधन, कम व्यवस्था में हम बेहतर न्याय प्राप्त कर लेंगे, तो क्यों न करें। ये फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूशनल हम नहीं चलने देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के विज्ञापन पर हम चलेंगे। सीबीएसई बहुत बढ़िया कर रही है, इथेनॉल बहुत बढ़िया चल रहा है, सब चंगासी अमृतकाल चल रहा है, जुडिशरी पर भरोसा करो सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, मुझे पता है नहीं होगा। तुम करने नहीं दोगे, तुम होने नहीं दोगे अच्छा, क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो। विष्ठा को शरीर में लगाने से कस्तूरी की गंध नहीं आती है। तुम न्याय करोगे जी, होबे नहीं करेगा तुमसे, होगा ही नहीं, तुम्हारी व्यवस्था में ही न्याय नहीं है। तो ये हमने एक अनाउंसमेंट कर दिया, और इस अनाउंसमेंट का विरोध हमारे अधिवक्ता करेंगे, क्योंकि उनको कानून की समझ है। वो इसके प्रिकॉशंस लेना चाहते होंगे, या हमें कंसिक्वेंसेज बताएंगे, ऐसा नहीं कहना था, इसका ये कानून भाड़ में जाए, जो होना होगा देखा जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। इनकी नौटंकी, इनके सर्कस का बंदर बन के नाचने के लिए जनता नहीं है। पहले भी हमारा कुछ मन नहीं था, अधिवक्ताओं ने कहा तो हमने केस कर दिया था,
औकात हमको इनकी पहले से पता थी कि गधा कितना भी नहाएगा घोड़ा नहीं बनेगा। तो अभी ये वीडियो हम यहीं पूर्ण करते हैं और बाकी अन्य विषयों पर कुछ वक्तव्य हमारे आने वाले हैं, देखेंगे जब समय मिलेगा तो प्रसारित भी किए जाएंगे। अभी इस विषय को यहीं पूर्ण करते हैं। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।